चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज के टेस्ट और डिस्कशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चे। और आज जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग सभी बच्चे, फटाफट जुड़िए और देखते हैं आज के क्लास में, आज के डिस्कशन में क्या क्या प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है, जैसा कि आप सेट बना ही चुके होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं बंधु मेरे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि M1 द्रव्यमान, ये देखिए द्रव्यमान क्या है M1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य है ना, और प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र, ये देखिए प्रयोगशाला तंत्र लेबोरेटरी सिस्टम है, और द्रव्यमान केंद्र तंत्र, यानी दो प्रकार का तंत्र है। एक है प्रयोगशाला तंत्र है ना, और दूसरा है क्या, तो द्रव्यमान केंद्र तंत्र है ना। इस पर हमको बात करना है बच्चे। अब देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, हमको दोनों का रेशियो निकालना है। किसका, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन लेबोरेटरी तंत्र में और दूसरा आपको द्रव्यमान केंद्र तंत्र में आपको क्या निकालना है, तो भाई मेरे यहाँ पर निकालना है, रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो दो तरह का तंत्र पर हम बात कर रहे हैं। एक है क्या, तो लेबोरेटरी तंत्र, याद रखिएगा लेबोरेटरी तंत्र या लेबोरेटरी सिस्टम, ध्यान में रखना भाई मेरे, लेबोरेटरी सिस्टम, जरा समझिए अच्छे से प्रश्न को। लेबोरेटरी सिस्टम है और ये देखिए लेबोरेटरी सिस्टम है। दूसरा जो है क्या कह रहा है, तो ये है आपको सेंटर ऑफ मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम, ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम है। ये देखिए दो तरह का तंत्र है, ये देखिए दो तरह के तंत्र हैं। अब आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि इसमें आपका जो ये जो है प्रक्षेप है ना, प्रक्षेप है एक जिसका मास M1 है, तो ये गति में होता है, याद रखना है, ये गति में होगा, लेकिन है ना आपको मोशन में होगा, केवल आपको प्रक्षेप मोशन में होगा। लेकिन आपका दूसरा जो है, दूसरा जिसको बोलते हैं क्या, लक्ष्य, टारगेट बोल रहे हैं, लक्ष्य या टारगेट, लक्ष्य जिसका द्रव्यमान क्या है M2 है, तो उसका क्या होगा, वो रेस्ट में रहता है। ध्यान में रखना है, किस तंत्र में, तो लेबोरेटरी सिस्टम में, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है लेबोरेटरी सिस्टम में, तो काइनेटिक एनर्जी EL बराबर क्या करते हैं, तो 1/2 M1 और क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी V है तो VA का स्क्वायर कर लिए, एक नंबर मान लेते हैं। अब चलते हैं इस पे लेबोरेटरी तंत्र में, तो आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ध्यान में रखना, इसमें एक जो लक्ष्य जो है वो क्या होता है, आपको रेस्ट में रहता है। यहां देखिए दोनों मोशन में रहेगा, याद रखना है, इसमें लक्ष्य भी मोशन में रहेगा, ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य भी आपको गति में रहेगा, और आपका क्या होगा, आपका टारगेट भी क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, आपका प्रक्षेप भी क्या होगा, ये भी गति में होगा। प्रक्षेप भी यानी आपका जो प्रक्षेप है, प्रोजेक्टाइल है, ये भी क्या होगा, गति में होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि दोनों का मास, ये देखिए लक्ष्य का मास M1 था और आपको इसका मास क्या था, M2 था, तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों सिस्टम एक ठीक है वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर मास क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा तंत्र है, तो भाई ये सेंटर ऑफ मास है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/M1 प्लस क्या 1/M2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो MC बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा, ठीक है, आपको M1 इंटू M2 है ना, बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, याद रखना है कि आपको सेंटर ऑफ मास के तहत काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हाफ, और ये देखिए M1 इंटू M2 और बटा क्या M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा, तो V का स्क्वायर। याद रखना है, लक्ष्य और प्रक्षेप का द्रव्यमान यहां पर क्या हुआ, तो बच्चे यहां द्रव्यमान क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू मास MC इंटू क्या हो जाएगा, V का स्क्वायर। तो ये भी यही बात हम कर रहे हैं। अब प्रश्न पर आते हैं, ध्यान देना भाई। अब दो तरह का मैंने आपको एनर्जी निकाला, ध्यान में रखिएगा, मैंने एनर्जी निकाला किसके तहत, तो लेबोरेटरी तंत्र के तहत मैंने निकाला था 1/2, ठीक है, क्या, तो M1 V स्क्वायर। मैंने कहा इसमें जो है आपका जो टारगेट है वो उसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, वो रेस्ट में रहता है, जबकि आपको सेंटर ऑफ मास के तहत काइनेटिक एनर्जी निकाले क्या, तो हाफ इंटू क्या बच्चे, तो MC इंटू V स्क्वायर, और इसी MC का वैल्यू हम पुट किए थे वहां पर क्या, तो M1 इंटू M2 अब बटा क्या M1 प्लस M2 ये पुट किए थे, इंटू क्या भाई मेरे, ये देखिए V का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, क्या EL अपॉन EC का रेशियो निकालेंगे तो V स्क्वायर कट ही गया, तो बच्चे ये ऊपर चला जाएगा,
क्या होगा, तो ठीक है ये आ गया m1 अपॉन m2, है ना, ध्यान में रखिएगा m1 अपॉन क्या हो जाएगा m2, ध्यान में रखना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए किसका रेशियो कर रहा है निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी इन द लेबोरेटरी एपरेटस, है ना, लेबोरेटरी एपरेटस, लेबोरेटरी और सेंटर ऑफ मास के तहत आपको निकालना है, निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो EL बराबर क्या हुआ, ध्यान में रखिएगा, EL बराबर हो गया क्या, तो ये देखिए 1/2, हाँ 1/2 m1 v², कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटे आपको 1/2, अब देखिए m1 इंटू क्या m2, बहुत अच्छी बात है। और क्या होगा भाई मेरे, ठीक है ऊपर चला गया क्या, तो m1 अब प्लस क्या m2, ये ऊपर चला गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया, तो v², कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए काटिए यहां से, तो ये v और ये v कट गया, ध्यान में रखना है, ये आपको 1/2 कट गया, ये m1 और ये m1 कट गया, क्या बचा, तो m1 प्लस m2 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, तो m2 बचा। भाई मेरे पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आपको जो TRE 1.0 हुआ था वहां पर ये प्रश्न पूछा हुआ था, और इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन आपको जान लेना है, क्या जान लेना है कि सर ने क्या कहा है। तो सर ने यहां पर दो चीजें बताई है आपको, मैंने कहा कि देखिए ठीक है, लेबोरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप जो है आपको गति करेगा लेकिन लक्ष्य गति नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास सिस्टम में क्या होता है कि दोनों गति करेगा। और फिर मैंने सेंटर ऑफ मास के तहत क्या किया, तो मास आपको निकाला, कुल मास निकाला, तो 1/mc बराबर 1/m1 प्लस m2 हो जाता है, किसमें, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में बच्चे, है ना। और इसी को मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डाल दिया और आपको ये वैल्यू निकल गया। तो बड़ा अच्छा सवाल है और इसको नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से आपको नोट डाउन कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हमारा, देखिए क्या है, यदि विभिन्न व्यासों वाली दो केस नली हो। देखिए अच्छा प्रश्न है भाई मेरे, है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए भाई जो भी अगर बात करेगा, है ना, एवरीवन, मैं सबको बता रहा हूं, ये लास्ट टाइम मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, एनीवन, आप लोग अगर अपने में बात करेंगे तो मैं, ठीक है, ब्लॉक कर दूंगा उसको, ठीक है, ये एकदम स्ट्रिक्ट, ठीक है, ये है, आपको स्ट्रिक्ट मैं बता रहा हूं कि कोई भी बात ना करे, क्वेश्चन को देखिए, नहीं तो धरा का धरा रह जाएगा, रिजल्ट आपका नहीं होगा। कृपया, ठीक है, फोकस्ड ऑन योर क्वेश्चंस, है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए जरा इस प्रश्न को देखते हैं, विभिन्न व्यासों वाली दो केस नलियां, है ना, केस नलियां है, कैपिलरीज है। अब आपके दिमाग में चला होगा सर ये कैपिलरीज क्या होता है, तो भाई मेरे कैपिलरीज, जैसे ही कैपिलरी आए तो ध्यान में रखिएगा कि क्या होता है, एक पतली नली, ध्यान में रखना बच्चे, एक पतली नली को आप क्या कहते हैं, पतली नली को केस नली कहते हैं, जिसकी त्रिज्या काफी कम होता है, ध्यान में रखिएगा, काफी कम होगा, वेरी वेरी लेस होगा, है ना, ये बहुत कम त्रिज्या होता है, खास करके केस के समान होता है, कहा जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए अच्छी बात है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे नली को आप केस नली कहते हैं, एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट को। फिर देखिए क्या मैं कह रहा हूं, केस नलियों को द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है, तो नलियों में द्रव की ऊंचाई के लिए कौन सा कथन सत्य है। भाई एकदम सिंपल चीज है, और ठीक है मैं तुरंत आपको बता दूंगा कंसेप्ट, इसको देख लेते हैं। टू कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स आर इमर्स्ड वर्टिकली इन लिक्विड, देन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड। यहां पर आपको ध्यान में रखना है एक नियम, किसका नियम, तो भाई मेरे इसको बोलते हैं जूरिन्स लॉ, है ना, जूरिन्स लॉ कहते हैं, बराबर मैं आपको बताता रहता हूं, जूरिन्स लॉ। और ये क्या होता है कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस होता है, ध्यान में रखिएगा, हाइट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया, इसको जूरिन्स का लॉ कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जूरिन्स लॉ। जूरिन्स लॉ कहते हैं हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एकदम याद रखिए बच्चे, मैंने क्या कहा कि हाइट किसमें, कैपिलरी ट्यूब में, हाइट ऑफ लिक्विड किसमें, तो भाई मेरे लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, इन कैपिलरी ट्यूब, केस नली में द्रव की ऊंचाई, है ना, ये मैंने कहा कि भाई ये क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाता है ना, तो जिसका त्रिज्या कम उसमें द्रव की ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी, एकदम ध्यान में रखिएगा, जिसका त्रिज्या कम होगा उसमें द्रव की ऊंचाई अधिक होगी, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ,
कम व्यास वाली केस नली में कम ऊंचाई होगी। गलत बात है। मैंने कहा कि जिसका व्यास कम होगा उसकी त्रिज्या, तो जिसका व्यास कम होगा उसकी ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। ये गड़बड़ हो गया भाई, है ना। यहां व्यास के संदर्भ में बात कर रहा है तो व्यास और त्रिज्या कोई दिक्कत नहीं है। कम व्यास वाली केस नली में अधिक ऊंचाई होगी, ये सही है। लेकिन और ऑप्शन देखना चाहिए आपको, क्योंकि 5 ऑप्शन का प्रश्न है। अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक ऊंचाई होगी, ये गलत है भाई, है ना। तो याद रखना है कि ए बी ही ऑप्शन आपका सही है। अब 2 बातें आपको यहां पर जान लेनी चाहिए, ध्यान देना भाई मेरे। किसमें आपको द्रव ऊपर चढ़ेगा, याद रखना, किस केस नली में, ध्यान में रखिए, किस केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा, किस केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा, है ना, द्रव ऊपर चढ़ेगा। या आप कह सकते हैं कौन सा द्रव, ध्यान दीजिए बच्चे, कौन सा द्रव केस नली में ऊपर चढ़ेगा, कौन सा द्रव, याद रखना है, कौन सा द्रव केस नली में, ध्यान में रखिए बच्चे, केस नली में ऊपर चढ़ेगा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर चढ़ेगा। चलिए अच्छी बात है, ये ऊपर चढ़ेगा। तो इसके लिए आपको मैं बार बार बताता हूं कि विच लिक्विड मूव्स अपवर्ड इन केस आपको कैपिलरी ट्यूब। तो बच्चे जो तल को भिगोएगा, ध्यान में रखेगा, जो तल भिगोएगा, यानी आपका तल क्या कर देगा, भिगो देगा। विच वेट आपको भिगो देगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विच वेट सरफेस, जो सरफेस को भिगो देगा, वेट सरफेस, यानी जो सरफेस को भिगो देगा वही ऊपर चढ़ेगा, है ना। अब देखिए, ठीक है, आपको संपर्क कोण का मान, ध्यान में रखा बच्चे, कॉन्टैक्ट एंगल, संपर्क कोण का मान, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल। ये क्या होगा, तो भाई मेरे वही लिक्विड ऊपर चढ़ेगा जिसके लिए संपर्क कोण या कॉन्टैक्ट एंगल न्यून कोण होता है। क्या होगा, न्यून कोण होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, न्यून कोण होता है, यानी एक्यूट एंगल होगा बच्चे, है ना, न्यून कोण होगा, वही द्रव ऊपर चढ़ेगा। और ऐसा द्रव कैसा होगा, तो ऐसा द्रव, याद रखिएगा, एक्यूट एंगल बोल रहे हैं, है ना। और ऐसा द्रव कैसा होगा, तो ऐसा द्रव ओशियान द्रव होगा, है ना, ओशियान, नॉन विस्कस लिक्विड होगा, ओशियान द्रव होगा, याद रखना बच्चे, ओशियान द्रव होगा, यानी नॉन विस्कस लिक्विड होगा, नॉन विस्कस लिक्विड होगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। ऐसा द्रव आपको नॉन विस्कस होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको एकदम नोट डाउन कर लेना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे मैं आपको मेहनत करवाऊंगा और कंसेप्ट आपका लाजवाब हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए सवाल को। अब देखिए इस प्रश्न को, पहली बात क्या कि देखिए धारा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। धारा का मान आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो धारा का मान, देखिए यहां पर धारा का मान ज्ञात करना है। और आपको पता है ये किसके नियम के तहत ज्ञात होता है, तो किरचॉफ्स, है ना, किरचॉफ्स सर्किट लॉ के तहत, याद रखना, किरचॉफ्स सर्किट लॉ, है ना, सर्किट लॉ। और सर्किट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर कुल धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। ये सर्किट लॉ है बच्चे, है ना। अब देखिए, ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं यहां पर है ना, बिंदु है, तो यहां पर जितना करंट इसके अंदर जा रहा है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो भाई मेरे ये देखिए, ठीक है, अंदर गया 6 और ना ये गया 2, है ना, इसको जोड़ लीजिए, तो 6 2 8, ध्यान में रखिएगा, 8 एम्पियर धारा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा देखिए ये बाहर जा रहा है भाई, है ना, 3 और 1 और क्या 5, ये बाहर जा रहा है और ये भी बाहर जा रहा है, बाहर मूव कर रहा है ना। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, ये बाहर मूव कर रहा है। तो 5 3 8 1 9, 9 प्लस आई, यानी 9 प्लस आई, आई बराबर क्या हो गया भाई मेरे, 8 एम्पियर, है ना, 8 एम्पियर आ गया, ठीक है। कि जितना अंदर की तरफ जाएगा उतना ही बाहर की तरफ जाएगा, तो ये कह रहा है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, सर्किट के अंदर जितना जाता है उसको हम क्या करते हैं, तो उसको एक साथ जोड़ लिए और सबका योगफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ध्यान में रखना भाई मेरी, यदि करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या लेते हैं, ध्यान में रखेगा, इसको लेते हैं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लेते हैं, है ना, आपको पॉजिटिव। जो बाहर की तरफ जाएगा उसको निगेटिव लेंगे, यानी कुल योगफल क्या होगा, आपको 0 आ जाएगा। तो ध्यान में रखिए बच्चे, मैंने कहा 8, ठीक है, 8 एम्पियर, ठीक है, बराबर 9 प्लस क्या आई। अब निकालिए आई बराबर क्या होगा भाई मेरे, आई बराबर क्या होगा, तो 8 माइनस क्या आपको, ठीक है, 9, है ना, 9 एम्पियर। तो ये क्या निकल गया, 8 माइनस 9, तो -1 एम्पियर होगा। बच्चे कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि धारा जो है वो निगेटिव में, तो परिमाण आपको क्या होता है, तो धारा का परिमाण क्या होगा, तो ये बताता है कि धारा की दिशा विपरीत है ना, निगेटिव बताता है कि धारा की दिशा क्या है,
विपरीत है, धारा की दिशा विपरीत होता है, ये बताता है बच्चे, विपरीत होता है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आपको 1 एम्पियर हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। और किसके नियम पर बनता है, तो ये बन रहा है आपको सर्किट लॉ, किरचॉफ्स सर्किट लॉ। फिर से इसको इलेबरेट करते हैं, ध्यान देना भाई मेरे। ये देखिए, जंक्शन की ओर अगर कोई करंट प्रवेश करता है, ये I1 है, तो ये पॉजिटिव लेते हैं, है ना। जंक्शन की ओर जो प्रवेश करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। जंक्शन से जो बाहर, ये पॉइंट मान लेते हैं जंक्शन है आपका, है ना। जंक्शन से जो बाहर जाता है उसको निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं बच्चे, है ना, निगेटिव लेते हैं। ये देखिए I4, ये सब निगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, तो I1 प्लस क्या I2, ये देखिए पॉजिटिव लिए, माइनस I3 प्लस क्या हुआ I4, है ना, माइनस I4, है ना, ध्यान रखिए बच्चे, माइनस I4 बराबर क्या होता है, कुल योगफल 0 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सर्किट लॉ, किरचॉफ्स सर्किट लॉ कहा जाता है। यानी समेशन ऑफ I बराबर क्या होता है, तो 0 मैंने कहा बच्चे। यानी जितना करंट प्रवेश कर रहा है, यही मैंने निकाला वहां पर, I1 प्लस I2 बराबर क्या, I3 प्लस I4, यही मैंने वहां किया था बच्चे। I1 प्लस I2 बराबर मैंने कर दिया था I3 प्लस क्या I4, है ना, ये मैंने कर दिया था, है ना। तो आपको वहां पर क्या निकल गया, तो -1 एम्पियर धारा होगा। अगर -1 मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आपको कभी भी धारा जो है निगेटिव नहीं लेते हैं। धारा परिमाण होता है बच्चे, अदिश राशि है, और इसको आप हमेशा क्या करते हैं, तो ठीक है, ये निगेटिव अगर है तो ये बताता है कि धारा की दिशा विपरीत होती है। तो बहुत अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। चलिए, महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखिएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, बड़ा अच्छा सवाल है ना, बहुत ही मस्त सवाल है। और देखिए क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है, इसे XY तल, ये देखिए बच्चे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है और यह एक्स अक्ष के तहत गति कर रहा है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, तो इसके तहत लग रहा है, और ये Y तल हो गया, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। अब देखिए, और कह रहा है कि ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये देखिए आपको वृत्ताकार मार्ग और वामवर्त दिशा में गति कराने के लिए बाध्य होता है ना, कराने के लिए चुंबकीय क्षेत्र लगाना होता है। चुंबकीय क्षेत्र B लग रहा है, और ये देखिए यहां पर क्या हुआ, तो आपको सर्कुलर पाथ में ये गति करता है, ध्यान देना भाई मेरे। और ये वामवर्त गति कर रहा है, वामवर्त गति कर रहा है, कोई बात नहीं है। अब देख भाई मेरे, बहुत अच्छा चीज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो इसको I मान लीजिए, क्या मान लीजिए, I, है ना, आपको यूनिट वेक्टर I है, और ये Y, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड Y एक्सिस में लग रहा है, इसको मान लेते हैं K, है ना, क्या है, K है, ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। और इस एक्सिस में आपको देखिए कैसे कैसे निकालेंगे इस एक्सिस में, तो आपको पता है कि ठीक है, बल जो लगेगा इस पर क्या लगेगा, F बराबर Q V क्रॉस B, ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एकदम ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण किस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर बल होगा क्या, तो ये देखिए F बराबर Q V क्रॉस B, है ना, V क्रॉस B, इसीलिए इसको I मान लिए, ये क्या हुआ, K यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखिए I क्रॉस के, याद रखना बच्चे, I क्रॉस के, क्योंकि V हमने माना है क्या, I, है ना, V माना है I, क्योंकि इस एक्सिस में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस वेग से, तो V वेग से मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग और वामवर्त दिशा में गति करता है, एक्स अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, V वेग से गति कर रहा है, तो ये देखिए I हो गया, है ना, ध्यान में रखिए भैया। और ये B क्या हुआ, तो B आपको K हो गया। I क्रॉस के क्या होगा भाई मेरे, है ना, तो I क्रॉस के आपको पता है, ध्यान दीजिए बच्चे। अब आते हैं हम किस पर, तो वेक्टर प्रोडक्ट पर, और ये देखिए वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है, तो ये देखिए ये क्या हुआ, तो ये I है, और ये क्या है, तो J है, और ये क्या हुआ, K है। अब देखिए क्या होता है भाई मेरे, है ना, तो I क्रॉस के, याद रखना I क्रॉस के बराबर क्या, तो -J होता है। I क्रॉस के, याद रखिए बच्चे, I क्रॉस के बराबर क्या होगा, तो -J होता है, ध्यान में रखिएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो -J हो गया, ध्यान में रखिएगा, -J आ गया। यानी ये क्या होगा, तो भाई ये ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगा, निगेटिव किस में, तो निगेटिव जेड एक्सिस में मूव करेगा, जेड एक्सिस में, ठीक है, जेड एक्सिस में गति करेगा, है ना।
ये अगर क्या होता गति करेगा, लेकिन चूंकि यह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, एकदम याद रखिए। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है? तो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, जिसके कारण आवेश है, जिसके कारण गति किधर होगी? तो जिसके कारण गति है ना, गति धनात्मक आपको जेड एक्सिस में होगा, जिसके कारण गति किधर होगा? तो धनात्मक जेड एक्सिस में होगा। अगर यह धनात्मक कण होता तो सीधा हम बोल देते कि माइनस जे एक्सिस में, यानी निगेटिव एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस में यह गति करेगा, धनात्मक जेड एक्सिस में गति करेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, तो एक्सिस में गति करेगा। तो एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, किधर गति करेगा? तो धनात्मक जेड एक्सिस में गति करेगा। तो कहां देखे, कहां पर है? तो धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में गति करेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लिख लीजिएगा भाई मेरे। कभी भी इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आपको आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं उठता है। आजकल ये इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आएगा सवाल, और वहां कंफ्यूज नहीं करना है। अगर यहीं पर अगर धनात्मक दे देता, धनात्मक कण है, तो आप कंफ्यूज कर जाते, तब क्या होता? निगेटिव एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस होता है ना। यदि यहीं पर क्या करता, किसी और एक्सिस में दे देता, मान लीजिए बोलता कि इलेक्ट्रॉन ठीक है परपेंडिकुलर एक्सिस में जा रहा है, तब क्या करते? तो ध्यान में रखिएगा कि अगर ये ध्यान में है कि एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी, तो किसी भी एक्सिस में जाएगा तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा, जिस तरह से मैंने निकाला है ना। तो ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। भाई मेरे किसमें संवहन होता है? तो ठोस, ठोस और पारा में। ध्यान में रखिए बच्चे, ठोस और पारा में किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा। ठोस और किसमें? पारा में। याद रखना, पारा में सॉलिड हो गया और आपको ये हो गया पारा। पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी में उष्मा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो सॉलिड और मरकरी में चालन द्वारा होता है, चालन द्वारा। एकदम ध्यान में रखना है, चालन द्वारा होगा। कंडक्शन मेथड के द्वारा उष्मा का संचलन होता है, कोई बात नहीं है बच्चे। ठोस और निर्वात, निर्वात में, ठोस में तो चालन हो गया, निर्वात में क्या होता है? तो निर्वात में याद रखिए विकिरण द्वारा उष्मा का प्रवाह होता है, विकिरण द्वारा उष्मा का प्रवाह होगा, रेडिएशन बोलते हैं। गैस और द्रव में क्या होगा? संवहन विधि के द्वारा चालन, संवहन विधि द्वारा आपको कन्वेक्शन मेथड के द्वारा क्या होता है? उष्मा का प्रवाह होता है। तो आंसर आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है भाई मेरे? द्रव और गैस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस पर? द्रव और गैस पर। द्रव एवं गैस क्या होगा? पहली बात, द्रव एवं गैस, मैंने कहा कि आपका जो लिक्विड है और आपका जो गैस है ना, ये मैंने एकदम कह दिया है कि गैस है, इसमें उष्मा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो भाई मेरे कन्वेक्शन द्वारा होता है। ये मैंने कहा है ना, ये मैंने क्लियर किया, कन्वेक्शन द्वारा होता है। बहुत अच्छी बात है, कन्वेक्शन द्वारा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है? कन्वेक्शन क्यों होता है? याद रखना है, कन्वेक्शन क्यों, है ना। तो याद रखिएगा कि घनत्व में अंतर के कारण, ड्यू टू, है ना, ये देखिए ये पानी है, पानी को आज गर्म करने के लिए बिठा है। मान लीजिए चाय बनाते होंगे आप लोग, हर बच्चा चाय बनाता होगा। तो चाय जब आप बनाते हैं तो ये देखिए पानी का मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा? तो बच्चे पानी का मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा? तो ये आपको, है ना, गर्म होकर के हल्का होगा। कैसे होगा हल्का? तो बच्चे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपको पता होगा कि गर्म होकर के आयतन का मान बढ़ गया तो घनत्व का मान घट गया। घनत्व का घटने के कारण ये क्या होगा? हल्का होगा, हल्का होकर ऊपर भागेगा। ऊपर का ठंडा अणु भारी होने के कारण कहां आया? नीचे आया। तो देखिए वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन उष्मा का प्रवाह होता है। तो बच्चे घनत्व में अंतर के कारण संवहन होता है, एकदम याद रखिएगा, घनत्व में अंतर के कारण संवहन होता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछे, घनत्व में अंतर के कारण क्या होगा? समवहन होता है ना, आपको संवहन होता है। याद रखिए बच्चे, ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी आपको कन्वेक्शन हैपेंस। एक बात हो गया। दूसरी बात बच्चे याद रखना है कि इसमें उष्मा का प्रवाह, इसमें उष्मा कैसे गमन करता है? तो बच्चे मैंने कहा कि वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन गमन करता है। इसमें उष्मा आपको ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गमन करता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गमन करता है। एकदम याद रखिएगा, ऊपर नीचे गमन करता है, वर्टिकली अप और डाउन गमन करेगा, यानी मूव करेगा। ध्यान में रखना है, नीचे गमन करता है। तो बड़ा अच्छा बात है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। एक चीज और याद रखना है, यदि उष्मा का प्रवाह, ठीक है, आपको है संवहन में क्या हो जाए? आपको हॉरिजॉन्टली हो,
ध्यान में रखिए बच्चे, हॉरिजॉन्टली अगर हो, ये वर्टिकली ना हो करके हॉरिजॉन्टली हो, तो इसको याद रखना है एडवेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेक्शन कहा जाता है, अभिवहन कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे कि यदि ठीक है उष्मा का प्रवाह द्रव और गैस में क्या हो, तो बच्चे क्षैतिज गति करे, तो इस प्रकार के प्रवाह को आप क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहां देखते हैं क्या है आपको। यह भी लाजवाब प्रश्न है। कैसे लाजवाब प्रश्न है सर? सर पहले तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ, हाँ ऊपर जाकर ठंडा होता है और डेंसिटी में चेंज होता है, एकदम सही है। यहां देखिए कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस गर्म जल में, है ना भाई मेरे। तो गर्म जल का द्रव्यमान यहां नहीं दिया हुआ, ध्यान में रखिएगा, गर्म जल का यहां पर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ। अगर द्रव्यमान नहीं दे, है ना, देखिए मेरी बात समझिए अच्छे से, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ और 20 डिग्री सेल्सियस गर्म जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं, मिश्रण का ताप होगा, है ना भाई मेरे। तो द्रव्यमान यहां दिया हुआ नहीं है ना, द्रव्यमान यहां दिया हुआ नहीं है, किसका? तो गर्म जल का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। लेकिन फिर भी सवाल बनेगा, कैसे बनेगा भाई? आपको याद रखना है कि ये देखिए 50 ग्राम बर्फ है तो बहुत ज्यादा बर्फ है ना, 50 गुना क्या, आपको पता है कि 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम जल में बदलने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम उष्मा चाहिए, यानी 4000 कैलोरी चाहिए, है ना। और 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल है, तो हमेशा टेम्परेचर जो होगा -0 तो कभी संभव ही नहीं है, 0 से नीचे कभी भी टेम्परेचर नहीं जाता है, ध्यान में रखिएगा। मिक्सचर का टेम्परेचर कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगा, है ना। 10 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको द्रव्यमान का देना ठीक है आवश्यक होता है। लेकिन अगर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ हो और ठीक है ध्यान में रखिएगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 400 कैलोरी बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, इसीलिए आप आंसर मार दीजिए, मिश्रण का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, यहां पर कोई आपके पास उपाय नहीं है ना। आपको यहां द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, अगर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ रहे तो आपको सीधे मार देना है क्या, कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिक्सचर का होगा, कहीं कोई उपाय नहीं है ना। तो ध्यान में रखना है बच्चे, इस तरह का प्रश्न आपका रीजनिंग का टेस्टिंग करने के लिए देता है कि आपको सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ध्यान में रखना है कि अगर द्रव्यमान ठीक है किसका, गर्म जल का नहीं दिया हुआ है, तो आपको सीधे मार देना है 0 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन। बच्चे मैंने एक बार बताया भी था आपको, जरा इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रोटॉन या, है ना, प्रोटॉन या आवेशित कण, ध्यान में रखिए बच्चे, आवेशित कण, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भाई मेरे, और मेरे तरफ देखिए आप लोग, तब और समझ में आएगा, कभी दिक्कत होगी ही नहीं। क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन या आवेशित कण, याद रखना बच्चे, ठीक है, आपको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के, चुंबकीय क्षेत्र के, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलिए चुंबकीय क्षेत्र के। भाई मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, चुंबकीय क्षेत्र के आपको याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र के, है ना, ये बी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। आपको 3 कंडीशन यहां पे देते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको समांतर या 0 डिग्री पर प्रक्षेपित, है ना, पथ कैसा होगा, प्रक्षेपित, तो पथ होगा, पथ सरल रेखा होगा, याद रखना है। पाथ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ध्यान में रखना बच्चे। अगर आपको क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आपको क्या किए, प्रोटॉन या आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रक्षेपित किए, तो इसका पथ स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर लंबवत किए, याद रखना 90 डिग्री पर, तो पथ कैसा होगा, तो ध्यान में रखना बच्चे, पथ आपको वृत्तीय होता है, याद रखना है, सर्कुलर पाथ होगा। और अगर 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रक्षेपित किए, 90 डिग्री से अधिक कोण पर, तब कैसा होगा, तो भाई मेरे अधिक कोण पर अगर प्रक्षेपित किए तो अब आपका हेलिकल या स्पाइरल पाथ हो जाता है, हेलिकल या स्पाइरल पाथ हो जाएगा, है ना। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है और आपको देखते ही सवाल बन जाएगा।
याद रखिए, पहला कंडीशन अगर समानांतर हो या 0 डिग्री पर हो तो पथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। 90 डिग्री पर हो तो पथ वृत्तीय होगा या सर्कुलर होगा, और अगर 90 डिग्री से अधिक कोण पर हो तो पथ कैसा होगा, तो हेलिकल या स्पाइरल होगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंतः प्रक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत, देखिए लंबवत गमन कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, देखना है कि वृत्तीय पथ जहां पर होगा वही आपको आंसर मार देना है। कुंडलित पथ है ना, कुंडलित पथ या हेलिकल पाथ, मैंने कहा था 90 डिग्री से अधिक कोण पर कुंडलित पथ होगा। अब देखिए जरा भाई, ये देखिए, ये आपको क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा जरा प्रश्न पर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब क्या होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बोलते प्रोटॉन यहां प्रवेश करेगा, तो भाई मेरे ये प्रोटॉन प्रवेश करेगा तो आपको याद रखना है कि ये देखिए इधर के तरफ है ना, सेंटर ऑफ सर्किल के तरफ क्या होगा, तो आपको फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये देखिए लंबवत क्या लगेगा, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन वेग से गमन करेगा या प्रोटॉन वेग से गमन करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये गमन करेगा और ये कैसा पथ का सबस्टेंड करेगा, तो ये पथ जो है ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा आपको पथ सबस्टेंड करेगा सर्कुलर। ये देखिए फिर क्या होगा, तो ये देखिए बच्चे सर्कुलर पाथ को सबस्टेंड करेगा, याद रखना है। बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, है ना। ये देखिए आपको आवेशित कण यहां पर गमन कर रहा है, आवेशित कण आपका गमन कर रहा है, तो ये बातें याद रखनी है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना है और आपको एकदम जवाब दे देना फटाक से, है ना, ध्यान में रखिएगा। अजीब है, क्या अजीब है भाई, है ना। थोड़ा सा कमेंट भी देख लेते हैं आजकल। मुरली जी आइडिया मिल जाता है, अरे यार ठीक है, आप लोग फिर बात कर रहे हैं। यहां देखिए, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन किसमें होता है, तो ठोस में, है ना, ठोस में। क्यों बच्चे, ठोस में क्यों गमन होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ठोस की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठोस, ठीक है, ठोस का क्या, ठोस की प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता या आप कह सकते हैं प्रत्यास्थता या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण आपको क्या होगा भाई मेरे, आपका ठोस में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो ध्वनि की चाल होती है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस में सबसे ज्यादा क्यों, तो भाई मेरे याद रखना है क्योंकि इसमें ठोस की प्रत्यास्थता या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण ठोस में ध्वनि की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होती है। अगर आपसे पूछे किस ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान में रखना बच्चे, आपको बेरिलियम में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। बेरिलियम में कितना, तो 1260 मीटर, तो 12,060 मीटर पर सेकेंड। हीरा में कितना होता है, तो हीरा में होता है 12,000 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा 12,000 मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान में रखिए बच्चे। उसके बाद आपको पता होगा लोहा में 5960 मीटर पर सेकेंड, 5960 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। अगर बात करें हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात करें जल में आपको ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो भाई मेरे जल में 1482 मीटर पर सेकेंड होता है। सामान्य जल में, सामान्य जल में, ठीक है, सामान्य जल में आपको क्या होगा, तो 1482 मीटर पर सेकेंड होता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें, तो ठोस में, उसके बाद किसमें, तो द्रव में, उसके बाद किसमें, तो गैस में होता है भाई मेरे। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी ध्वनि की मधुरता, मधुरता मतलब स्वीटनेस की बात कर रहे हैं, ये किस पर निर्भर करता है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। ध्वनि की मधुरता निर्भर करता है, एकदम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टिम्बरनेस, टिम्बरनेस कहते हैं, टिम्बर बोलते हैं, या आप कह सकते हैं टोन कहते हैं, याद रखिए बच्चे। तो ध्वनि की जो मधुरता होती है, ध्वनि की मधुरता, ध्वनि की मधुरता आपको निर्भर करेगा किस पर, एकदम ध्यान में रखिएगा। मधुरता दो ही चीज पर निर्भर करता है, पहला आपको क्या बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा टिम्बर पर, टिम्बर पर, है ना, टिम्बर, TIMBER टिम्बर।
और टिम्बर यानी सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। टिम्बर पर डिपेंड करता है या टोन पर डिपेंड करता है, और इसको बोलते हैं क्या आपको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। और ये आवृत्ति कैसा होगा, तो भाई मेरे ये आवृत्ति आपको क्रम में होगा, जैसे पहले एफ हुआ, मतलब पहला एफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 2f, ध्यान में रखना है, इसके बाद क्या हुआ 3f हुआ, उसके बाद क्या हुआ 4f हुआ। तो ये क्रमागत रूप से होता है, क्रमागत रूप से बढ़ेगा या क्रमागत रूप से घटेगा, ध्यान में रखिएगा, क्रमागत रूप से होगा, क्रमागत रूप से होगा, यानी आपको आवृत्ति जो है वो क्या होगा, क्रमागत रूप से होगा। दूसरा आपको कंपन की निरंतरता, है ना, कंपन की निरंतरता, ध्यान में रखना बच्चे, ये निरंतर ऑसिलेशन जो करेगा उसमें किस तरह से वो ऑसिलेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, कंपन की निरंतरता पर यह डिपेंड करेगा। तो ये दो काम पर याद रखना है कि आपको ध्वनि की मधुरता डिपेंड करता है। कंपन की निरंतरता का मतलब हुआ आपको जो, ठीक है, जो ऑसिलेशन हो रहा है, यानी जो ध्वनि तंत्र से आप क्या कर रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें ऑसिलेशन एक निश्चित, ठीक है, निश्चित क्रम में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ध्वनि स्वीटनेस नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं, सिंपली बात करें तो आपको राग जो है ना, राग, या आपको इंग्लिश में होता है हार्मोनिक्स जो है, हार्मोनिक्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या बच्चे, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यही किसी ध्वनि की, ठीक है, आपको मधुरता को निर्धारित करता है। फ्रीक्वेंसी यही क्या करेगा, तो हार्मोनिक्स और फ्रीक्वेंसी यही ध्वनि की मधुरता का निर्धारण करता है, ध्वनि की मधुरता का निर्धारण करता है। एकदम याद रखिएगा, मधुरता का निर्धारण करता है, बहुत अच्छा सवाल है, का निर्धारण करता है, स्वीटनेस का निर्धारण करता है बच्चे, एकदम याद रखिएगा, निर्धारण करता है। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर देखते हैं, बात करते हैं। तो आंसर क्या होगा, तो ये होगा आवर्तितता या नियमितता, है ना, ये एकदम याद रखना भाई मेरे, सी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित होता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और एकदम, ठीक है, याद रख लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे बच्चे, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देखिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में, याद रखना, नाभिकीय अभिक्रिया में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या संरक्षित रहेगा, अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। पहले से नहीं जान रहे होंगे या जान रहे होंगे तो भी आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में संरक्षित रहता है बच्चे क्या क्या, तो पहला चीज याद रखना है, ठीक है, सबसे पहला ऊर्जा, दूसरा ऊर्जा का संरक्षण होगा, दूसरा आपको आवेश का संरक्षण होगा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन, आवेश का संरक्षण होगा, तीसरा समवेग का संरक्षण होगा, समवेग मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। चौथा आपको क्या बच्चे, तो न्यूक्लियॉन का, याद रखना, न्यूक्लियॉन्स का संरक्षण होता है, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के सम्मिलित रूप का आपको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी कितना चीज का संरक्षण हुआ, तो पहला एनर्जी का संरक्षण हुआ, दूसरा आवेश का संरक्षण होगा, तीसरा संवेग यानी मोमेंटम का संरक्षण होगा, तीसरा न्यूक्लियॉन्स का संरक्षण होगा। ध्यान में रखना, चार चीज का यहां पर संरक्षण होता है। क्या केवल आपको द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता, याद रखना है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में किसका संरक्षण नहीं होगा, तो द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, केवल द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता, तो इतना चीज का संरक्षण होता है ना। तो यहां देखिए केवल ऊर्जा का, है ना, केवल संवेग का, द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होगा, तो ए नंबर और सी नंबर आपका सही है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। और ये चार चीज भी दे सकता है ना। तो आपको याद रखना है बच्चे, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम एंड न्यूक्लियॉन्स का संरक्षण नाभिकीय अभिक्रिया में होता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुनाद की दिशा में, बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, जरा देखते हैं अनुनाद कहते किसको है। ध्यान दीजिए बच्चे, अनुनाद मतलब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये देखिए ये वस्तु है, ये वस्तु है ना। तो वस्तु की कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है, मान लेते हैं ये आवृत्ति n0 है ना। अब इस पर बल लगा रहे हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, इस पर बल लगा रहे हैं, वाह्य बल। तो जब वाह्य बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वाह्य बल, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, क्या मैं कह रहा हूं कि कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है और एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाइड कर रहे हैं, है ना। तो
कोई वस्तु है जिसकी प्राकृतिक आवृत्ति वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति, ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत अच्छी बात है, एकदम ध्यान में रखना है। वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति क्या है, ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर वस्तु का कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहां मान रहे हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है, तो भाई मेरे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये है कितना, तो भाई ये n0 है। क्या हुआ, n0 है, समझिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हुआ कि बाह्य बल जब अप्लाई किए, है ना, एक्सटर्नल फोर्स जब लगाए तो ये वस्तु दोलन करने लगा। तो बाह्य बल के प्रभाव में, ध्यान में रखना बच्चे, एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में, ठीक है, यह दोलन करने लगता है, वस्तु यह दोलन करने लगता है ना, दोलन करने लगता है ना, दोलन करने लगा, ध्यान में रखिएगा, दोलन करने लगता है। तब क्या होगा, तो दोलन करने लगता है, तब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए n है ना। तो यदि, ठीक है, दोलन करने के कारण आवृत्ति, याद रखना, दोलन करने के कारण आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ऑसिलेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी ड्यू टू ऑसिलेशन, एकदम याद रखिए बच्चे, ऑसिलेशन, ये क्या हुआ, तो भाई के कारण आवृत्ति, ये देखिए, ये हो गया n, ये क्या हुआ, तो बच्चे ये n हो गया। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो इसे ही रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। भाई अब देखिए एग्जाम्पल आपको पता होगा, क्या पता होगा कि ये रेडियो है और रेडियो स्टेशन से, है ना, स्टेशन से सिग्नल छोड़ा गया। अब रेडियो का मीटर आप घुमाए, ये रेडियो है भाई, रेडियो का मीटर आप घुमाए, स्टेशन से छोड़ा गया सिग्नल, अब मान लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी n0 है जो सिग्नल छोड़ा गया। अब रेडियो का मीटर घुमाए और जैसे ही रेडियो की आवृत्ति किसके बराबर हो गया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, रेडियो अच्छे से बजने लगता है। तो ये अनुनाद की घटना है। बच्चे कदमताल करते सैनिक जब पुल से गुजरा तो पुल की आवृत्ति, ये जो प्राकृतिक आवृत्ति है, वायबल जब लगाए तो उसकी आवृत्ति के बराबर हो गया, तो पुल आपको गिर जाएगा। तानसेन गाना गा रहा है, गाना के कारण जो कांच का जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर वह क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई के कारण जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके बराबर हो जाएगा तो कांच टूट जाएगा। तो ये सब घटना क्रम है किसका, आपको अनुनाद का। अब देखिए भाई मेरे, अब प्रश्न बनाइए, क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा अनुनाद की दशा में दोलन का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो आपको अनुनाद में क्या लगा, तो वाह्य बल लगता है, ध्यान में रखिएगा, वाह्य बल लगता है ना, बिना वाह्य बल के अनुनाद होगा ही नहीं। और जितना ज्यादा वाह्य बल लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अनुनाद में दोलन होगा, है ना। तो दोलन का आयाम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। भाई मेरे यहां देखिए कि जैसे ही आप यहां पर फोर्स लगाएंगे तो यह आयाम बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि वाह्य बल आप लगा रहे हैं किस पर, तो वस्तु पर। तो भाई मेरे एकदम याद रखना है कि दोलन का आयाम क्या हो जाता है अनुनाद की दिशा में, ठीक है, दोलन का आयाम अधिकतम होता है क्योंकि वाह्य बल लगता है, वाह्य बल लगता है बच्चे, वाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो आपको यहां अधिकतम नहीं होता। और यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो वाह्य बल लग रहा है इसके कारण एनर्जी आपको बहुत ज्यादा होगा और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम का वर्ग होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वाह्य बल के कारण वस्तु का जो है एनर्जी या ऊर्जा बढ़ जाता है, जिसके कारण आयाम का मान बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, अधिकतम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन कर लेना है भाई, है ना। चलिए अच्छी बात है, बार बार आपको मैं बोल रहा हूं कि नोट डाउन कीजिए जो जो मैं बता रहा हूं, ये आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो भाई मेरे मैं बार बार बताता हूं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब है, रेटिना पर इमेज कैसा बनेगा, तो रेटिना पर इमेज बनता है उल्टा, है ना, फिर क्या बनेगा वास्तविक, और कैसा बनेगा भाई मेरे छोटा, है ना, उल्टा वास्तविक और छोटा, याद रखिएगा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए कहां बनता है, तो भाई ये देखिए उल्टा मतलब क्या हुआ, इनवर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है और स्मॉल इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। और यही आपको कहां बनता है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जनरली आपको, ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना में क्या पाए जाते हैं, तो रेटिना में रॉड्स और कोन्स पाया जाता है। ध्यान में रखे बच्चे, रॉड्स और कोन्स पाया जाता है। रॉड्स जो है यह प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है और कोन्स जो है ये रंग का नियंत्रण करता है। ये बातें याद रखना है। अब प्रश्न पर आइए, कह रहा है ठीक है, द इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, क्या होगा बच्चे, तो ये देखिए क्या होगा, तो वह वस्तु के बराबर नहीं, गलत बात है, छोटा होगा। वह वस्तु से छोटा होता, सीधा नहीं होगा, उल्टा होता है। तो वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ
गांव वाला 1/6 सेकंड में, नहीं भाई 1/16 सेकंड में, है ना। कितना? 1/16 सेकंड में अगर आपको जो है प्रतिबिंब को गुजारा जाता है तो वह क्या होगा? जुड़ा हुआ महसूस होता है। क्या बता दिया तुरंत 1/6 सेकंड? 1/6 सेकंड नहीं होगा भाई मेरे। चल यहां देखिए, मछुआरा, बच्चे मछुआरा जब देखता है पानी में, पानी को देखता है तो आपको पता है कि अपवर्तन के कारण, है ना, ये देखिए अपवर्तन के कारण मछली मान लीजिए यहां पर है ना, वास्तविक रूप से मछली यहां पर है, लेकिन उसको आपको पता है कि यहां दिखेगा, है ना, तो यहां दिखेगा। तो इसीलिए ठीक है, आपको जो मछुआरों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना बच्चे कि म्यू बराबर होता है क्या? म्यू बराबर होता है रियल इमेज, है ना। ये देखिए, है ना, ये होता है क्या आपको ये म्यू बराबर होता है क्या? वास्तविक गहराई, है ना, वास्तविक गहराई बटा क्या होगा? तो आभासी गहराई होता है। वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई होता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, आपको रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ होता है, आभासी गहराई होता है, और इसीलिए ऊपर दिखेगा। अपवर्तनांक के कारण क्या होगा? जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा जल का, उतना ही आभासी गहराई क्या होगी? अधिक होगी भाई मेरे, है ना। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही क्या होगा? आभासी गहराई। ये देखिए, जितना अपवर्तनांक कम होगा, है ना, ये देखिए, ये याद रखना है, अपवर्तनांक जितना कम होगा, है ना, उतना ज्यादा आभासी गहराई अधिक होगी, है ना, और जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा आभासी गहराई उतनी ही क्या होगी? कम होगी, है ना। तो ये ऊपर दिखेगा, इसको इमेज क्या होगा? ऊपर दिखेगा। किसका? तो मछली ऊपर दिखेगा, और वो अगर ऊपरे परछाई को देख करके मारेगा तो उसको मछली नहीं मरेगी बच्चे। मछली को मारने के लिए उसको नीचे दबा करके मारना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। तो क्या कह रहा? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, है ना बच्चे। मछली जहां पर है उसके जस्ट नीचे ध्यान लगाना चाहिए। अगर नहीं ध्यान लगेगा तो मछली को नहीं मार पाएगा। सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ होगा। मछली के ऊपर ध्यान नहीं बच्चे, क्योंकि नीचे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि आपको आभासी गहराई के कारण वह ऊपर चला गया है। मछली क्या होगा? उसको दिख रहा होगा ऊपर, है ना। मछली तो अपने जगह पर ही है, लेकिन वो ऊपर उसको दिखेगा। आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा यौगिक, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, कौन सा यौगिक पानी में अघुलनशील है ना। कैसे करेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे, है ना, ध्यान में रखिए बच्चे। बेरियम क्लोराइड याद रखना है। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड की बात करें, तो कौन सा क्लोराइड जल में घुलनशील नहीं होता? नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, कौन सा क्लोराइड आपको जल में घुलनशील नहीं होता है, ध्यान में रखना है। क्लोराइड जो जल में घुलनशील नहीं होता है, जो जल में, ध्यान में रखिएगा, जो जल में अघुलनशील होता है, कौन कौन अघुलनशील होता है? फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। अघुलनशील होता है, कौन कौन होता है? तो भाई मेरे एकदम याद रखना है कौन कौन सा क्लोराइड होगा। तो याद रखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, हाँ, लेड क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, और ठीक है, याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, है ना, फिर लीजिए लेड क्लोराइड PbCl2, और हाँ एक और लीजिए Hg2Cl2। ये जल में घुलनशील नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, जल में अघुलनशील होता है। यही 3 क्लोराइड ऐसा है जो जल में अघुलनशील होता है, बाकी सब क्या होगा? घुलनशील होगा, है ना। तो आपका बेरियम क्लोराइड जो है ये भी क्या होता है? तो जल में आपको ध्यान में रखना भाई मेरे, घुलनशील है ना, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अच्छी बात है, अब चलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब सल्फाइड की बात आती है। सल्फाइड में कौन कौन सा घुलनशील, ठीक है, अघुलनशील होता है, ध्यान में रखिएगा। अघुलनशील कौन कौन होगा? सल्फाइड में कौन कौन सा अघुलनशील होगा? ध्यान में रखना भाई मेरे, कौन कौन सा सल्फाइड में अघुलनशील होता है? बड़ा अच्छा सवाल है ना। कौन कौन होगा? तो भाई 4 सल्फाइड जो है ना घुलनशील नहीं होता है। पहला कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जल में घुलनशील नहीं होगा। दूसरा लेड सल्फेट PbSO4। तीसरा सिल्वर सल्फेट, है ना, AgSO4, और अंत में आ जाइए कौन? तो भाई मेरे बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट, ये भी जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये देखिए जल में घुलनशील नहीं है, कौन? बेरियम सल्फेट, याद रखना है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखना है। ये क्या है? तो ये भैया बेकिंग सोडा है। और ये क्या होगा? तो बेकिंग सोडा है, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, घुलनशील है, जल में घुलनशील है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो आंसर हो गया बेरियम सल्फेट। नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। चलिए ये देखिए CS2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CS2, है ना। तो ध्यान में रखना है ये कैसी संरचना है? तो भाई ये रैखिक संरचना है ना।
अगर ये क्या होता तो नन प्लानर होता, तो नन प्लानर होता, या असमतलीय होता या समतलीय होता, तो ये सब तो नहीं होता है। जनरली आपको कार्बनिक संरचना 3 प्रकार का होता है। पहला आपको क्या होगा तो भाई मेरे लीनियर होता है, दूसरा क्या होता है तो ब्रांच्ड होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, और तीसरा क्या होता है क्लोज्ड होता है। ये 3 प्रकार की संरचनाएं आपको किसमें होती हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। कितने प्रकार की 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कौन कौन भाई मेरे, मैंने कहा लीनियर, ये देखिए ये लीनियर हो गया, ये लीनियर है। ये ब्रांच देखिए कौन सा होगा तो ब्रांच आपको ये देखिए ये हो गया, और यहां भी ले लीजिए, है ना, यहां भी ले लेते हैं, ऊपर भी ले लेते हैं, हाँ इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, है ना, ये ब्रांच चेन हो गया। अब क्लोज चेन क्या होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, ये क्लोज चेन हो गया। जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है क्लोज्ड कार्बन चेन है। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये देखिए क्या होगा सी, ये देखिए सी और सी, है ना, तो ये क्या होगा तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे तो साइक्लो, ठीक है, 3 कार्बन है बच्चे तो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बराबर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए ये सब लॉलीपॉप है भाई। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यहां देखिए वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल जो है ये एक प्रकार का क्या है बच्चे तो प्राइमरी सेल है, ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी सेल होता है ना। ड्राई सेल ये भी क्या है तो भाई मेरे ये भी प्राइमरी सेल ही है, प्राथमिक सेल होता है। फोटोवोल्टेइक सेल ये आपको क्या होता है सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये फोटोवोल्टेइक सेल में क्या लगा होता है ध्यान में रखिएगा, इसमें आपको, ठीक है, आपको पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, है ना, याद रखना बच्चे पीएन, ठीक है, पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन होता है, ध्यान में रखिए, पी और एन जंक्शन होता है बच्चे। जनरली क्या करते हैं, है ना, होता है, ध्यान में रखिएगा, जनरली क्या करते हैं कि एक पी, है ना, पी सेमीकंडक्टर, दूसरा इसी के ऊपर एन सेमीकंडक्टर का लेयर चढ़ा देते हैं, और ना ये देखिए पी और किसका एन सेमीकंडक्टर का लेयर चढ़ाते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर का लेयर चढ़ाते हैं, और फिर जाकर के क्या करते हैं भाई मेरे कि ये इस पर फोटोन ऊर्जा गिरेगा। जैसे फोटोन ऊर्जा गिरेगा तो ये क्या करेगा, इसको अवशोषित करेगा, और फिर जाकर के ये फोटोन एनर्जी जो है चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फोटोवोल्टेइक सेल में बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोवोल्टेइक सेल में किसका प्रयोग करते हैं तो पी सेमीकंडक्टर, पी एवं एन सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, पी एवं एन सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ध्यान रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपसे प्रश्न पूछेगा कि फोटोवोल्टेइक सेल है ना, ये किस ऊर्जा को किस में परिवर्तन करता है तो ठीक है, याद रखना है कि ये जो है सौर ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करता है। आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आसान प्रश्न है भाई मेरे, है ना, याद रखना है इस नियम को हम क्या कहते हैं तो याद रखिए, अकॉर्डिंग टू विच लॉ at same temperature and pressure the number of molecules in equal volumes of all gases will be same। तो ये एवोगाद्रो का नियम है, एवोगाद्रो का नियम है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, ध्यान में रखिए बच्चे। गैस के नियम की बात अगर करेंगे, गैसों का नियम, है ना, गैसों का नियम, कितने नियम है गैस के तो गैस के जनरली बहुत सारा नियम है, लेकिन हमको देखना है 5 ठो नियम, याद रखना है हमको। यहाँ देख लेते हैं 5 नियम, 4 और 5। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला ये देखिए नियत क्या रहेगा और नियम क्या है ना, नियम देखिए भाई मेरे, पहला नियम देखते हैं बॉयल का नियम, याद रखना बॉयल का नियम। इसमें नियत क्या रहता है तो तापमान नियत रहता है, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रहता है, और भी प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम ये क्या कहता है भैया, इसमें चार्ल्स का नियम में क्या होगा तो आपको क्या नियत रहेगा तो याद रखना है कि दाब आपका नियत रहेगा, प्रेशर आपको कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है T केल्विन में है ना, ध्यान में रखना चार्ल्स का नियम। अब आते हैं एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो का नियम ध्यान में रखिए बच्चे, एवोगाद्रो का नियम ये क्या कहता है तो इसमें नियत क्या हो गया तो भाई इसमें नियत बहुत सारा चीज होता है, इसमें द्रव्यमान भी नियत होता है ना, इसमें दाब भी को भी नियत कर लीजिए, ठीक है, मास और सारा कंडीशंस आपको नियत कर लेते हैं, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। अब आते हैं कौन सा नियम तो भाई मेरे ये देखिए ये नियम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं गे लुसैक का नियम, गे लुसैक का नियम, गे लुसैक का नियम कहते हैं। और ये क्या होता है तो गे लुसैक का नियम याद रखना बच्चे कि ये क्या होता है तो भाई मेरे यहां पर आपको क्या नियत ले लेते हैं तो भाई इसको ले लीजिए, वॉल्यूम को नियत ले लेते हैं, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता
है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अब देखिए लास्ट नियम है डाल्टन्स लॉ, याद रखना डाल्टन्स लॉ। डाल्टन साहब बोलते हैं कि पार्शियल, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी गैस का नियम है। क्या कह रहे हैं ये आपको, डाल्टन साहब कह रहे हैं कि देखिए कुल जो प्रेशर होता है किसी गैस का, आपको जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसके प्रेशर का अलजेब्रिक सम होता है। ये कहा किसने, तो ये कहा आपको डाल्टन साहब ने। तो ध्यान में रखना बच्चे, 4 नियम आपको याद रखना, 5 नियम आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या कहा कि किसी गैस का टोटल प्रेशर जो होता है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसका कुल प्रेशर का अलजेब्रिक सम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां देखिए याद रखना है कि एवोगाद्रो का नियम क्या है, तो V प्रोपोर्शनल टू N होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है भाई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या हमारा प्रश्न है, कह रहा है एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई क्या होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, कैसे अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपको क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या कहेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ध्यान में रखिए बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, तो इसमें अणु है ना, अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, या परमाणु, हाँ, या आयन, है ना, तीनों चीज बच्चे, या तो अणु है या परमाणु है या आयन है ना। ये क्या होगा, तो बच्चे याद रखना है 2 बातें। पहली बात क्या कि ध्यान में रखना है कि पहला क्या होगा, तो ये नियमित होगा, नियमित है ना, और आवधिक व्यवस्था में नियमित है ना, रेगुलर ठीक है, रेगुलर, हाँ, दूसरा पेरियोडिक है ना, अरेंजमेंट होगा, पेरियोडिक अरेंजमेंट होगा, ध्यान में रखिएगा, पेरियोडिक अरेंजमेंट होगा, है ना, व्यवस्था इसमें होगी, अरेंजमेंट इसमें होता है, पेरियोडिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। रेगुलर मतलब नियमित, ध्यान में रखिए बच्चे, नियमित। और दूसरा मैंने क्या कहा कि पेरियोडिक अरेंजमेंट मतलब आवधिक व्यवस्था, आवधिक मतलब पेरियोडिक व्यवस्था होगा, आवधिक व्यवस्था है ना, ये ध्यान में रखिएगा, आवधिक व्यवस्था इसमें है। और इसमें क्या होगा, ये दोनों के कारण ये त्रिविमीय संरचना बनाएगा, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, त्रिविमीय संरचना बनाता है, त्रिविमीय संरचना बनाता है, ध्यान में रखना बच्चे, त्रिविमीय संरचना बनाता है। कैसा संरचना बनाएगा, त्रिविमीय संरचना बनाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अणु, परमाणु या आयन, ठीक है, नियमित रूप से, ठीक है, आवधिक रूप से, आवधिक व्यवस्था में क्या करता है, तो त्रिविमीय संरचना बनाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल, याद रखना है, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल, है ना, याद रखिए बच्चे, यूनिट सेल कहते हैं। तो ये देखिए एकक सेल, आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका एकक सेल हो जाएगा, है ना। अब एकक सेल क्या होता है, तो यहां देखिए याद रखना है कि एकक सेल जो है ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, याद रखिएगा, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स है, त्रिविमीय है ना, 3 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है। ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिट सेल में, ठीक है, आपको अणु, परमाणु या आयन किस बीमा में आपस में जुड़ करके, ठीक है, आपको संरचना का निर्माण करते हैं, तो त्रिविमीय में जुड़ करके संरचना का निर्माण करते हैं। ये देखिए मोनोमर क्या होता है, तो बच्चे बहुलक जो है किससे बनता है, तो एकलक से बनता है, मोनोमर से बनता है, पॉलीमर मोनोमर से बनता है। और यौगिक किससे बनेगा, तो यौगिक जो है वह अणु से बनता है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका एकक सेल, मैंने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड किस तरह से बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है यूनिट सेल से बनता है, और यूनिट सेल में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है। नेक्स्ट देखिए भाई मेरे, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन और आयोडीन डेबोरिनियर त्रिक में बनते हैं, कोई बात नहीं है। क्लोरीन ध्यान में रखे बच्चे, बचपन से ही पता है इसका परमाणु भार कितना होता है, 35.5 होता है ना। अब आते हैं आयोडीन, आयोडीन का कितना होता है, तो भाई मेरे आयोडीन का लगभग, ठीक है, 124.5 के आसपास होता है ना। तो ये देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए तो 35.5 है ना, ये आ गया लगभग आपको 160 के आसपास आएगा, 35 आप 25 160 को भागा दे दीजिए 2 से, यानी 80 आएगा। तो बच्चे 80 लगभग किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपको ब्रोमीन का, है ना। तो ब्रोमीन का परमाणु भार कितना होता है, तो 80 होता है। तो ध्यान में रखिएगा लगभग 80 यानी 79.9 के आसपास आ जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि डेबोरिनर ने त्रिक का निर्माण किया था। और बच्चे इन्होंने कितने त्रिक दिए थे, तो 3 त्रिक दिए थे। ध्यान में रखिएगा कितना त्रिक दिया, तो 3 त्रिक दिया था। कौन कौन सा, तो बच्चे सबसे पहला दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद क्या दिया, तो भाई मेरे कैल्शियम है ना, स्ट्रोंशियम और बेरियम दिया, है ना। इसके बाद क्या दिया, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये दिया त्रिक।
और तीसरा त्रिक कौन दिया बच्चे, तो ये दिया, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, है ना, ये दिया। तो ध्यान में रखना है, बराबर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने त्रिक दिए थे। तो डिबोरिनर ने सबसे पहले आपको, ठीक है, तत्वों को क्या किया कि बढ़ते परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, और मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु भार था अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या था, औसत था, है ना। तो ध्यान में रखना है, कुछ है नहीं सवाल में। चलिए, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक है बच्चे। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से। यहां देखें सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3 है ना, किससे बना होगा, तो भाई मेरे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप, ठीक है, कार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया कराए होंगे तब ये बना होगा Na2CO3 और प्लस क्या H2O बाहर निकल गया होगा। जरा देखिए ये क्या है भाई मेरे, ये क्या है, तो ये जो है ना, ये वाला जो है आपको क्या है, तो भाई मेरे ये प्रबल क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। और ये क्या है, तो ये बच्चे ये क्या है, तो ये वीक एसिड है ना। और ये क्या बन गया, तो बच्चे ये बन गया आपको एल्केलाइन, है ना, चूंकि क्षारक प्रबल है इसीलिए क्या बन गया, एल्केलाइन सॉल्ट का निर्माण करता है, बेसिक सॉल्ट या एल्केलाइन सॉल्ट का निर्माण करेगा। तो बच्चे देखिए, कमजोर अम्ल नहीं बच्चे, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक अगर ये होता तो उदासीन लवण का निर्माण होता, उदासीन लवण बनता, है ना, उदासीन लवण बनता, जैसे सोडियम क्लोराइड। ध्यान में रखना है भाई मेरे, है ना। कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षारक कोई मतलब नहीं है, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार, है ना। ध्यान में रखना है कि इसी से ये बना है ना। आपको इससे क्या बना, तो ये बनता है आपको बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, बेसिक या एल्केलाइन सॉल्ट का निर्माण होता है। तो आंसर आपको यही होगा सी नंबर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये देखिए, कार्यात्मक समूह CHO किसका है, तो CHO ये देखिए आपको अल्कोहल का कार्यात्मक समूह OH होता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्यात्मक समूह क्या होगा, तो भाई मेरे COOH होता है ना। याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसका आयुपेक नाम होता है एल्केनॉल। इसका क्या होता है आयुपेक नाम, तो भाई मेरे एल्केनोइक एसिड होता है। चलिए अच्छी बात है। और इसका क्या होगा, एल्डिहाइड CHO होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, तो एल्केनल इसका आयुपेक नाम होता है। तो बच्चे एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह कौन हो गया, तो CHO, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिंचर आयोडीन। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्या होता है भाई, तो टिंचर आयोडीन जो है ये किसका होता है भाई। आप लोग जानते होंगे कि जाते हैं जब हॉस्पिटल तो एक ब्राउन कलर का लिक्विड लगाता है आपको, है ना, तो वो किसका बना होता है, तो ये जो है ना एंटीसेप्टिक है। ध्यान में रखना बच्चे, ये एंटीसेप्टिक की भांति काम करता है, एंटीसेप्टिक की भांति कार्य करता है ना। ध्यान में रखना बच्चे, डिटॉल भी एंटीसेप्टिक की भांति कार्य करता है। और ये किसका बना होता है, तो भाई याद रखना है, इसमें 3 चीज होता है, 3 नहीं 4 चीज होता है। पहला क्या होगा, तो भाई इसमें आयोडीन होता है ना। आयोडीन लगभग आपको कितना दे दीजिए, तो लगभग इसमें 2 से, ठीक है, 2.5% के आसपास आयोडीन होता है। इसमें इथाइल अल्कोहल होता है, ये लगभग आपको कितना परसेंट, तो भाई ये लगभग आपको, ठीक है, ये 45 से 47% के आसपास होता है इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा, तो जल होता है, पानी होता है, पानी से सबसे अधिक मात्रा में पानी ही होता है। उसके बाद क्या होगा, तो भाई इसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का यूज भी हम करते हैं, है ना। तो ध्यान में रखना है, ये एंटीसेप्टिक की भांति काम करेगा। यानी आपको क्या कहिए, तो I2 का अल्कोहलीय विलयन, है ना, आयोडीन का, या Ki में I2 का जलीय विलयन। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, I2 का जलीय विलयन, है ना, I2 का अल्कोहलीय विलयन, Ki में I2 का जलीय, ये गड़बड़ हो गया, I2 का अल्कोहलीय विलयन, ये ज्यादा बेहतर आंसर है ना। सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या होता था, I2 का अल्कोहलीय विलयन, I2 का जलीय विलयन। केवल जल मिला देंगे आयोडीन में तो ये नहीं बनता है टिंचर, जब तक अल्कोहल नहीं मिलाएंगे, है ना। तो ध्यान में रखना, B नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा बच्चे, तो B नंबर आपका आंसर होगा। ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए, तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें देखिए टिंचर आयोडीन कह रहा है ना, तो I2 का अल्कोहलीय विलयन सही है, Ki में I2 का जलीय विलयन, ये क्या है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, किसी भी हालत में ये नहीं होगा। जब तक अल्कोहल नहीं रहेगा तब तक टिंचर नहीं होगा। चलो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर 22 नंबर का। हाँ बच्चे, B होगा। अब देखिए इसका आंसर बताइए, किसी तत्व का परमाणु भार होता है, क्या होगा, तो भाई आपको पता है परमाणु भार जो होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट या इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। ये क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बराबर होता है, याद रखना है,
ठीक है, मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट, है ना, इनटू वैलेंसी होता है ना, ध्यान में रखना है। और मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होता है, ध्यान में रखना। तुल्यांक की भार गुना संयोजकता अगर कर देंगे तो ये अनुभार निकाल देता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और याद रखना इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालिएगा इक्विवेलेंट वेट। तो बच्चे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, जरा इसको देखिए। कहेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, HCl में आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो भाई इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड में निकल जाएगा भाई। यहां देखिए, ठीक है, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है, तो 2 है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। इसमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है, तो 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जरा इसको कीजिए, तो H2 यानी 2 हो गया, प्लस सल्फर 32 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन ये 64 हो गया। यानी 2 प्लस क्या आपको 32 प्लस क्या 64, है ना। तो 64 96 2 98, तो 98 अब बट्टा वैलेंसी कितना 2, तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकल गया 49, है ना। जैसा जरा इसका देखिए हाइड्रोक्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना होगा, तो बच्चे हाइड्रोजन का 1 और ठीक है आपको 35.5 क्लोरीन का देखिए कितना होगा 36.5 बटा वैलेंसी कितना 1, तो ये क्या होगा 36.5 ही इसका वैलेंसी हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यदि वैलेंसी आपको 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में कोई अंतर नहीं होता है बच्चे, है ना, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट बराबर क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। अति मुलायम खनिज टाल्क, है ना, मुख्यतः किसका बना होता है भैया, ये मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। फॉर्मूला बताइए मैग्नीशियम सिलिकेट का क्या होता है, तो भाई मेरे Mg3 याद रखना है, Mg3 है ना, Mg3 मैग्नीशियम सिलिकेट, Mg3 Si4O10 OH2 है ना, Mg3 Si2 ठीक है, और O10 और क्या हुआ OH2। ये देखिए कितना विकट फॉर्मूला है, लेकिन आपको कुछ इसको याद ही नहीं रखना है। क्या याद रखना है, मैग्नीशियम सिलिकेट जैसे ही आता है बच्चे तो ध्यान में रखिएगा Mg3 SiO3 ये भी मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, तो यही ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। मृदा में यही मैग्नीशियम सिलिकेट आपको पाया जाता है मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में, लेकिन आप जो यूज करते हैं मुलायम टैल के रूप में, सोप स्टोन के रूप में, वो यही होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। और इसका मोह स्केल पर याद रखना, मोह स्केल होता है बच्चे। किसी भी पदार्थ की कठोरता मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसको मोह स्केल कहते हैं। तो मोह स्केल पर याद रखिए, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कठोरता की माप किस स्केल पर की जाती है, तो मोह स्केल पर की जाती है, MHO मोह बोलते हैं, मोह स्केल, है ना। और याद रखना है कि मोह स्केल पर करते हैं, और इस पर कठोरता कितना होगा टेल का, तो 1 होता है ना। याद रखना है कि कठोरता कहां से कहां मापी जाती है, तो 1 से 10 तक मापी जाती है। 10 किसका होता है, तो हीरा की कठोरता होती है। और पहला जो है टेल की कठोरता कितनी होगी, तो 1 होती है। पूछा जाता है बच्चे प्रश्न, तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो आपको पता होगा आज सुबह में भी ये डिस्कस किए थे हम कि स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए आप कार्बन का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करेंगे, कार्बन का। स्टील जनरली कितने प्रकार के, तो बहुत प्रकार का होता है स्टील, ठीक है बच्चे। स्टील जो होता है फेरस और कार्बन का मिश्र धातु है ना, फेरस और कार्बन का मिश्र धातु कहते हैं किसको, स्टील को मिश्र धातु कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मिश्र धातु कहते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, तो ये स्टील बन गया। जनरली कार्बन का प्रतिशत हम लेते हैं 0.5 से 1.5% कार्बन इसमें लेते हैं, किसमें, स्टील में। लेकिन आप करते क्या हैं कि स्टील में अलग अलग पदार्थ मिलाते हैं, फिर जाकर के स्टील क्या होता है, तो अन्य गुण प्रदान करता है। जैसे देखिए बच्चे, स्टील में अगर आप क्या कीजिए, स्टील है आपका, स्टील है और इसमें क्रोमियम मिला देते हैं, तो ये क्या क्रोमियम क्या करता है, तो स्टेनलेस कर देता है, यानी जंग रहित कर देगा, जंग रहित कर देता है। यानी जंग रहित तो स्टील बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। और यहां पर कुछ मात्रा में आपको निकेल भी डाल देते हैं, ये चमक के लिए क्या डालते हैं, चमक के लिए निकेल डालते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, तो ध्यान में रखना है कि इसमें ठीक है क्या होगा, फेरस, कार्बन, क्रोमियम और निकेल होता है ना। तो ये याद रखना है, क्रोमियम जो है ये जंग रहित बनाने के लिए स्टील में यूज किया जाता है, जंग रहित बनाता है, जंग रहित बनाता है कौन, तो आपका क्रोमियम जंग रहित बनाता है। ध्यान में रखना है, जंग रहित कौन बनाता है, तो जंग रहित बनाता है स्टील को, क्रोमियम जंग रहित बनाता है, ध्यान में रखना भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स फ्लोरीन्स क्या होता है बच्चे? फ्लोरीन्स जो होता है ये कार्बन 60 होता है ना। कार्बन 60 को आप क्या कहते हैं? तो फ्लोरीन्स कहते हैं, फ्लोरीन्स कहते हैं और फ्लोरीन्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, फ्लोरीन्स कहते हैं कार्बन 60 को। और क्या होगा? तो याद रखना है कि इसको इसे क्या कहते हैं? इसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है और बकमिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी इसे कहा जाता है ना। ये कार्बन 60 है बच्चे, फ्लोरीन है। फ्लोरीन जनरली कार्बन का रवादार अपरूप है, याद रखिएगा, कार्बन का रवादार अपरूप, यानी क्रिस्टलाइन क्या होता है? रवादार अपरूप होता है, रवादार अपरूप होता है। क्रिस्टलाइन क्या होता है? तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कहते हैं इसको, है ना। किसको? तो फ्लोरीन को। ध्यान में रखना भाई मेरे, फ्लोरीन को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलाइन आपको अपरूप कहा जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है। और जब भी फ्लोरीन की बात करेंगे तो एक चीज और याद रखना है कि इसका संरचना सॉकर बॉल के समान होता है, कि आपको फुटबॉल का जो आकार होता है उसके समान होता है। इसकी संरचना किसके समान? तो संरचना सॉकर बॉल के समान होता है, सॉकर बॉल, याद रखिएगा, सॉकर बॉल के समान होता है ना। आपको सॉकर बॉल के समान होता है, सॉकर मतलब फुटबॉल के गेंद के समान इसकी संरचना होगी। अब देखिए, तो यही आपको गलत हो गया, है ना। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये नहीं है, ये कार्बन का रवादार अपरूप है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एकदम सही है ना। तो ठोस सॉलिड CO2 को, एकदम ध्यान रखना बच्चे, सॉलिड CO2 को आप क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग, ठीक है, ठंडा उत्पन्न करने में करते हैं, ठंडा उत्पन्न करना इसका मुख्य उपयोग होता है, ठंडा उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा आजकल उपयोग होता है। केरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परतों में पाया जाने वाला प्रोटीन, एकदम सही है। याद रखना है कि नाखून इसी का बना होता है, नाखून बाल में यही पाए जाते हैं, ठीक है। आपको देखेगा गाय भैंस में सिंग होता है ना, सिंग भी इसी के बनते हैं, है ना। तो याद रखना है इसको, केरोटीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, पौधे में एपोमिक्सिस, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए होता क्या है कि पौधा, याद रखिए एपोमिक्सिस जैसे ही चर्चा करेगा बच्चे, एपोमिक्सिस याद रखना है, एपोमिक्सिस इसका मतलब क्या होता है? तो अलैंगिक जनन है, ध्यान में रखिएगा, ये अलैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। और इसमें क्या होता है? तो बिना निषेचन के, याद रखिएगा, बिना निषेचन के, ठीक है, युग्मक, है ना, युग्मक का निर्माण बिना निषेचन के, याद रखना बच्चे, बिना निषेचन के क्या होगा? बीज बन जाता है, बिना निषेचन के बीज बन जाता है, ध्यान में रखिएगा, बीज बन जाता है, एकदम याद रखना बच्चे। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एपोमिक्सिस में क्या होता है, तो दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक बात। दूसरी बात क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी बात क्या बच्चे कि ये बिना निषेचन के बीज बन जाता है, इसमें एपोमिक्सिस में बिना निषेचन के क्या होगा? बीज बन जाएगा, है ना। और क्या होगा? तो ये क्लोन, है ना, क्लोन पौधे का निर्माण करता है। एपोमिक्सिस में क्या होता है? तो आपको बच्चे क्लोन पौधे का निर्माण होता है। कैसा पौधा बनेगा? तो क्लोन पौधा बनेगा, ध्यान में रखिएगा, क्लोन CLON, क्लोन पौधा बनता है। जैसा आपको पहले वाला पेड़ है उसी तरह का पेड़ बनेगा इसमें। तो एपोमिक्सिस में क्लोन पौधा बनता है बच्चे, यानी मातृ पौधे के समान होगा, पौधा बनता है। यानी आपको बिना निषेचन के यहां बीज बन गया, यानी आपको क्या होगा? पौधे में, एपोमिक्सिस में पौधे का विकास बिना निषेचन के होगा, युग्मकों के संलयन के बिना बीज का निर्माण, है ना, बीज का निर्माण। इसी को बोलते हैं क्या? तो बच्चे इसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। तने के कटिंग, आपको ये क्या होता था? कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तने का कटिंग, रूट का कटिंग, ये दोनों क्या होता है? तो ये भी अलैंगिक जनन है, लेकिन यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है, या इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, प्रोपेगेशन कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, C नंबर आपका आंसर होगा, एपोमिक्सिस, यानी बिना युग्मकों के संलयन के बिना यहां पर बीज का निर्माण हो जाता है, क्लोन पौधे का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बच्चे देखिए, ठीक है, आपको खाद्य भंडार किसमें? खाद्य भंडार किसमें? बीज में, ध्यान में रखना भाई मेरे, खाद्य भंडार किसमें? तो बीज में, ठीक है। सीड्स में आपको क्या है? तो बीज में, खाद्य भंडार बीज में, यानी फूड रिजर्व इन सीड्स क्या होता है? तो ये देखिए, याद रखना, फूड रिजर्व इन सीड क्या होगा? तो फूड रिजर्व इन सीड क्या क्या होता है भाई? बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आपको आज के बाद ध्यान में, ठीक है, रहना ही चाहिए। क्या?
देखिए पहली बात क्या ध्यान में रखिएगा, पहला पौधा क्या लेते हैं, द्विबीजपत्री, डायकोटाइलिडोन्स, द्विबीजपत्री ले रहे हैं, द्विबीजपत्री, ठीक है, बीजपत्री, द्विबीजपत्री ले रहे हैं बच्चे। इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री में जैसे सेम है ना, सेम का पौधा है, ये द्विबीजपत्री है, और इसको क्या बोलते हैं, डायकोटाइलिडोन्स कहते हैं, डायकोटाइलिडोन्स है ना, डायकोटाइलिडोन्स कहते हैं बच्चे। तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, बीजपत्र, बीजपत्र में क्या होता है, बीजपत्र में या आपको कोटाइलिडोन्स में आपको भोजन संग्रहित रहता है बीज में। और दूसरा क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं मोनोकोटाइलिडोन्स, मोनोकोटाइलिडोन्स है ना, तो मोनोकोटाइलिडोन्स, ये देखिए मोनोकोटाइलिडोन्स इसको बोलिए है ना, एक बीजपत्री, कोटाइलिडोन्स इसको क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो भाई मेरे इसमें जो है इंडोस्पर्म में एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, इसमें क्या होता है, तो बच्चे इसमें जो है इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष में आपको भोजन संग्रहित रहता है, भ्रूणपोष में, ध्यान में रखना है, भ्रूणपोष में भोजन संग्रहित रहता है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, भ्रूणपोष में भोजन संग्रहित रहेगा। अगर पौधा द्विबीजपत्री है तो याद रखना बीजपत्र में भोजन संग्रहित रहता है। अगर पौधा ठीक है आपको एक बीजपत्री है तो याद रखना है कि भ्रूणपोष में, याद रखना भ्रूणपोष में भोजन संग्रहित रहता है, भ्रूणपोष जिसको आप इंग्लिश में इंडोस्पर्म भी कहते हैं, इसमें भोजन संग्रहित रहता है बीज का, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको नारियल का आप क्या खाते हैं, तो ये इंडोस्पर्म ही हम खाते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखना है कि यहां पूछ रहा है तो बीज पत्र दिया हुआ है कोटाइलिडोन्स, तो इसी को मार दीजिए, है ना। प्रांकुर जो है ये देखिए रेडिकल गलत दिया है, प्रांकुर का मतलब प्लीमुल होता है, इससे तना का विकास होता है, तना का विकास होता है, तना का विकास होता है बच्चे, तना का विकास होगा। और बीजांड जो है इससे बीज का निर्माण होता है, बीज बनता है किससे, बीजांड से। और बीज में जो भोजन संग्रहित रहेगा वो मैंने क्या कहा कि डायकोटाइलिडोन्स में आपको बीजपत्र, ठीक है, जिसको कोटाइलिडोन्स कहते हैं, और मोनोकॉट्स में क्या होगा, इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रेनवियर का नोड पाए जाते हैं, अच्छा प्रश्न है। ये देखिए ये आपको न्यूरॉन्स है बच्चे, ये आपका न्यूरॉन्स है, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये न्यूरॉन्स है, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, ध्यान में रखिएगा, है ना, ये डेंड्राइट्स है। और यहाँ देखिए ये आपको एक्सोन है ना, एक्सोन है, ये आ गया, और यहाँ देखिए ऐसे आ गया, फिर देखिए ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, फिर आ गया ऐसे, है ना, ये आ गया ऐसे, ये एक्सोन है बच्चे। यहाँ पर इस तरह से आपको टेल एंड है, टेल एंड आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने कहा डेंड्राइट्स कहते हैं, ध्यान देना है मेरी बात पर, डेंड्राइट्स कहते हैं, चलिए अच्छी बात है। और ये क्या होता है भाई मेरे, ये साइटोन होता है, साइटोन होता है ना, साइटोन कहते हैं। और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक्सोन होता है, एक्सोन होता है, एक्सोन। और इसके ऊपर एक प्रोटीन का सीट चढ़ा रहा था भाई मेरे, ये प्रोटीन का सीट चढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइलिन सिथ, याद रखना है, माइलिन सिथ कहा जाता है, माइलिन सिथ कहते हैं, है ना। या इसको क्या बोलते हैं, तो एक और शब्द होता है ना बच्चे, माइलिन सिथ कह दीजिए, माइलिन सिथ कह दीजिए, कोई बात नहीं है। और ये जो होता है ना, ये देखिए, ये इसी को बोलते हैं क्या, तो नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब बोले कि सर इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है नोड ऑफ रेनवियर का कि ये देखिए यहां पर पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, यहां पर पोटेंशियल V2 है, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस करना है ना। और इसके कारण यहां संवेदना का प्रवाह होता है, संवेदना आपको क्या होगा, तो गमन करेगा, संवेदना गमन करता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है कि रेनवियर का नोड तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है। और मैंने क्या कहा कि रेनवियर का नोड जो है बच्चे ये क्या करता है, तो यह विभवांतर, याद रखना, न्यूरॉन्स में ठीक है विभवांतर उत्पन्न करता है, न्यूरॉन्स में क्या करता है, तो विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे, विभवांतर उत्पन्न करता है। बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, उत्पन्न करता है। अब जरा इसमें देखिए थोड़ी सी और बातें देखते हैं। हृदय कोशिकाएं, हृदय कोशिका क्या होता है, तो हृदय कोशिका तो कोई बात नहीं है बच्चे, हृदय में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ए भी नोड होता है, उसके बाद आपको ठीक है आपका सिनोएट्रियल नोड होता है, बहुत सारा चीज होता है। यकृत कोशिकाएं, याद रखना है, इसमें क्या पाया जाता है, तो भाई मेरे कफर सेल्स पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसमें कफर सेल्स पाया जाता है जो फेगोसाइटिक होता है। और ये क्या करता है, तो विष युक्त पदार्थों को खा जाता है, ध्यान में रखिएगा, विषहारी, इसीलिए विषहारी कहते हैं किसको, तो आपको यकृत को विषहारी कहते हैं। जितना पॉइजनस मटेरियल होगा वह सब यकृत की कोशिकाएं, कफर सेल्स क्या करता है, खा जाता है, इसीलिए आपको क्या होगा, तो आपके शरीर में पॉइजन नहीं फैलता है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि हृदय की सारी तंत्रिकाएं सप्लाई काट दें, बच्चे काट दीजिए, लेकिन फिर भी हृदय में क्या होता है, तो हृदय अपने आप, ध्यान में रखिएगा, हृदय अपने आप दो तरह के नोड्स के द्वारा यहां पर क्या होगा, हमेशा उत्तेजना उत्पन्न होते रहता है। ध्यान में रखिएगा, यहां अपना इसके पास में क्या है, तो भाई मेरे इस यहां पर एस ए नोड है। कौन सा नोड है, एस ए नोड, जिसको क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, है ना, हार्ट कहते हैं। तो ये हमेशा उद्दीपित करता रहेगा आपके हार्ट को, क्या करेगा, तो यह पेस उत्पन्न करेगा, यानी आपको यहां पर क्या करेगा, तो ये हमेशा इसको धड़काते रहेगा, इसमें कंपन उत्पन्न करता रहेगा। याद रखिए, विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, विद्युत आवेग, है ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स उत्पन्न करता है, विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है। कौन, तो पेस मेकर ऑफ हार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, है ना। कितनों काट देंगे। और यहां देखिए इस वाले भाग में ध्यान देना बच्चे, इसको 4 भाग में बांट दीजिए। इस वाले भाग में क्या है, तो भाई मेरे यहां पर आपको पाया जाता है एभी नोड। क्या पाया जाएगा, एभी नोड पाया जाता है, एभी नोड पाया जाता है। इसको बोलते हैं पेस, ठीक है, पेस सेटर ऑफ हार्ट, पेस सेटर ऑफ हार्ट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, पेस सेटर ऑफ हार्ट कहते हैं। और ये क्या करेगा, तो यह जो है, जो संवेदना या आवेग ऊपर में उत्पन्न हुआ है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर यदि हृदय की सारी तंत्रिकाएं सप्लाई काट दे, तो भी हृदय में हमेशा धड़कन उत्पन्न होता रहेगा। याद रखिए, लय के साथ धड़कता रहेगा, है ना, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। हार्ट अपना काम करता रहेगा बच्चे। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट को बचा करके रखिए, अगर हार्ट बचा हुआ है तो शरीर बचा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सुजनिकी का अध्ययन क्या, आपको सुजनिकी का मतलब होता है यूजेनिक्स, है ना, यूजेनिक्स। और इसमें क्या करते हैं, तो भाई जीन्स में परिवर्तन करके, याद रखिएगा, जीन्स में परिवर्तन कर, जीन में परिवर्तन कर मानव का जो है वह क्या करते हैं, सुधार लाते हैं। मानव में क्या करते हैं, सुधार लाते हैं, मानव के नस्ल में, जीन में सुधार कर, याद रखिए बच्चे, जीन में सुधार कर क्या करते हैं, फिर कर मानव नस्ल में सुधार लाया जाता है, मानव नस्ल में सुधार लाते हैं, है ना। ध्यान में रखिए, मानव नस्ल में सुधार लाते हैं। इसीलिए देखिएगा कि ठीक है, दूर दूर शादी विवाह किया जाता है, सुधार लाते हैं, दूर दूर शादी विवाह किया जाता है। ये नहीं किया कि ठीक अपने अपने में शादी हो जाता है। ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है, जनरली क्या होता है कि दूर दूर शादी विवाह किया जाता है, जिससे क्या होगा कि आनुवंशिक परिवर्तन ज्यादा हो, इसीलिए मनुष्य में ठीक है एकदम डिफरेंट टाइप का नस्ल पैदा हो, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स, है ना। और यूजेनिक्स के जन्मदाता कौन है, याद रखना, यूजेनिक्स से फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रांसिस गाल्टन है। फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है ना, फादर ऑफ यूजेनिक्स। चलिए अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नस्ल में अगर सुधार करते हैं जिन में परिवर्तन द्वारा, तो उसे सुजनिकी कहते हैं। यहीं पर याद रखना, यूफेनिक्स भी होता है बच्चे, पोषण द्वारा अगर मानव नस्ल में सुधार होगा, पोषण द्वारा मानव नस्ल में सुधार, तो याद रखिए पोषण द्वारा मानव के नस्ल में सुधार करेंगे, मानव नस्ल में सुधार, तो उसको क्या कहते हैं, मानव नस्ल में सुधार, यानी भोजन देंगे खूब तगड़ा, है ना, नस्ल में सुधार, तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे उसको यूफेनिक्स कहा जाता है, यूफेनिक्स कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोग है, तो बच्चे अमीबा से क्या होता है, अमीबियासिस रोग होता है, अमीबियासिस रोग होता है, या अमीबा से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे आपको एंटमीबा हिस्टोलिका, है ना, याद रखना है कि ये क्या होगा, पायरिया होता है, पायरिया HOO, ठीक है, EA पायरिया होता है। ध्यान में रखिएगा, पायरिया होता है जिसमें मुंह महकने लगता है बच्चे, है ना। ध्यान में रखिए, टिप्नोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस होता है, और ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, सीसी मक्खी के, ठीक है, काटने से यह रोग होता है। ध्यान में रखिए बच्चे, मक्खी के काटने से होता है, ध्यान में रखना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछे, काटने से होता है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, तो काटने से होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। ध्यान में रखिएगा, मलेरिया किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, कह रहा है वेसोप्रेसिन का कार्य क्या है, तो अच्छा सवाल है। वेसोप्रेसिन जो है ये कहां से निकलता है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि वेसोप्रेसिन जो है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से यह हार्मोन निकलता है, ग्रंथि के पश्च भाग से यह हार्मोन निकलता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, पश्च भाग से, ठीक है, निकलता है। कौन हार्मोन, तो भाई मेरे वेसोप्रेसिन निकलता है।
और ये काम क्या करता है? तो भाई ये 2-3 काम करता है, जरा देख लीजिए अच्छे से। पहला काम क्या करेगा? तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करता है, ध्यान में रखिएगा कि यह जो है ना आपको जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण क्या करेगा? बढ़ाएगा। आपके से क्या ब्रिक में जल का अवशोषण बढ़ाता है, इसीलिए इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच कहा जाता है, ड्यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको, वेसोप्रेसिन को। दूसरा, रक्तदाब का नियमन करेगा। ध्यान में रखिएगा, रक्तदाब का नियमन करेगा, यानी ये जो है ना वेसोकंस्ट्रिक्शन में मदद करता है, रक्तदाब का नियमन करता है। कौन? तो वेसोप्रेसिन नियमन करता है। तीसरा, ये क्या करेगा? सामाजिक बंधन देखिएगा, बॉन्डिंग बोलता है ना कि फलना से मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, तो सामाजिक बंधन में वृद्धि करता है, वृद्धि करेगा, यानी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, वृद्धि करता है ना। तो ये ध्यान में रखना, 3 मुख्य काम हो गया। जल का अवशोषण बढ़ाएगा, यानी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करता है। दूसरा, आपको प्रेशर जो है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है उसका नियमन करेगा, कंट्रोल करेगा। और सामाजिक बंधन, यानी ठीक है, आपको सोशल रिलेशनशिप में बॉन्डिंग रिलेशनशिप को बढ़ाने का काम करता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखना है, वेसोप्रेसिन हो गया। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर होगा। तो धमनिकाओं को सिकोड़ना एकदम सही है ना। वृक्क नलिकाओं में जल का पुनर्अवशोषण, ये भी सही है। रुधिर दाब को बढ़ाना, ये भी सही है बच्चे। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको डी नंबर आंसर होगा भाई मेरे, ये डी नंबर आंसर होगा, मोर देन अबव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, कोशिकीय विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ आ जाता है? बच्चे प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज में आपको याद रखिएगा, गुणसूत्र मोटा हो जाता है, गुणसूत्र मोटा होगा, है ना। और आपको जो ये जो क्या था, ये जो आपको केंद्रिका था, ये टूटने लगेगा, है ना। और गुणसूत्र काफी मोटा हो जाएगा, ध्यान में रखना है, मोटा हो जाएगा। मेटाफेज में क्या होगा? तो ये गुणसूत्र मध्य बिंदु पर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये मध्य बिंदु पर आ जाएगा। जबकि एनाफेज में क्या होगा? तो ये गुणसूत्र जो है बच्चे, ये ध्रुव के तरफ, यहां पर सेंट्रोमेयर डेवलप हो जाएगा, ये ध्रुव हो गया, पोल हो गया। अब पोल से क्या होगा? तो स्पैंडल फाइबर से ये खिंच जाएगा। कौन? गुणसूत्र। ध्यान में रखना है, ये गुणसूत्र क्या हुआ? आपको खिंच गया स्पैंडल फाइबर से। ये गुणसूत्र जो है यहां पर, ये स्पैंडल फाइबर से क्या होगा? तो आपको खिंच जाएगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये खिंच जाएगा। किस फेज में? तो एनाफेज में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेज में जो है गुणसूत्र मोटा हो जाएगा, आपका स्पैंडल फाइबर डेवलप हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, स्पैंडल फाइबर क्या होगा? तो डेवलप होगा, स्पैंडल फाइबर डेवलप होगा। आपको ये जो केंद्रिका झिल्ली है वो टूटने लगेगा और स्पैंडल फाइबर विकसित होगा। ध्यान में रखना है, विकसित होगा। मेटाफेज में क्या होता है? तो गुणसूत्र मध्य बिंदु पर, ये देखिए, एक प्लेट का निर्माण कर लेता है ना, और मध्य बिंदु पर ये आ जाता है मेटाफेज में गुणसूत्र। और एनाफेज में क्या होगा? गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ खींच जाता है। तो आंसर क्या होगा? आपको एनाफेज हो जाएगा बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बताया है उतना ही बात ध्यान में रह गया ना, तो एग्जाम में मार के आ जाइएगा आप आंसर। नेक्स्ट देखिए, कहा निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? एजोला याद रखिए बच्चे, ये क्या है? तो ये ब्लू ग्रीन अलगी है, एक तरह से ब्लू ग्रीन अलगी है, और इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। किसमें? तो आपके, ठीक है, फर्टिलाइजर में, बायो फर्टिलाइजर में इसका यूज किया जाता है। किसका? तो भाई ठीक है, बीजीए के साथ सहजीवी होता है, याद रखना, ब्लू ग्रीन अलगी के साथ सहजीवी होगा। कौन? तो एजोला, है ना। और ब्लू ग्रीन अलगी, नीलाहारी शैवाल, तो ये तो होता ही होता है बच्चे। इसमें क्या होगा? एनाबीना के साथ में, और ठीक है, आपको नॉस्टॉक के साथ में ये सहजीवी होता है, नॉस्टॉक के साथ सहजीवी होगा। कौन? तो आपको नीलाहारी शैवाल, साथ सहजीवी, है ना, और जैव उर्वरक की भांति काम करेगा। ये देखिए अल्फा, ये भी आपको जैव उर्वरक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक की भांति काम करता है ये भी। और ये जनरली है, अल्फा है क्या? तो ये दलहनी, ठीक है, दलहनी पादप के समान है बच्चे, दलहनी पादप के समान होता है। इसमें राइजोबियम पाया जाता है, इसके जड़ों में क्या पाया जाएगा? रूट नोड्यूल्स पाया जाएगा और राइजोबियम होगा। तो ये देखिए 1, 2 और 3, नाइट्रोलिन पता नहीं क्या क्या है ना। तो ध्यान में रखिएगा, 1, 2 और 3 आपको क्या हो गया? तो जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। और यह वायमलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके, ठीक है, आपको नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है बच्चे। तो ध्यान में रखिए, 1, 2, 3 आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, रुक जाता है। कब रुकेगा भैया? तो रात्रि के समय में। क्यों? क्योंकि आपको पता है रात्रि के समय में, ये देखिए, ये स्टोमाटा है भाई मेरे, ये आपको क्या है? ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है,
ये पत्ती है ना, ये देखिए ये पत्ती है, और पत्ती में क्या पाया जाता था, आपको स्टोमाटा पाया जाता है। ये देखिए ये स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल्स हो गया, और ये आपको क्या हुआ, स्टोमाटा हो गया। ध्यान में रखना भाई मेरे, है ना, स्टोमाटा हो गया। तो रात के समय में क्या होता है, तो प्रकाश आपको नहीं पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, है ना, नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टोमाटा नहीं खुलता है और वाष्पोत्सर्जन आपको नहीं होगा। किस समय में, तो रात्रि के समय में। ध्यान में रखिएगा, रात्रि के समय में नहीं होगा, ठीक है। प्रातः काल के समय में आपको क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन थोड़ा बहुत होता है। संध्या काल में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, जिसकी वजह से रंध्र आपको खुला हुआ रहेगा बच्चे। रात्रि के समय में पूर्णतः तो आपको रंध्र क्या होगा, बंद होगा, जिसकी वजह से आपको वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, है ना। ध्यान में रखना बच्चे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टोमाटा खुलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपको जलवाष्प बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए रात्रि के समय में क्या होता भाई मेरे, तो रात्रि के समय में पौधा अपने जल की मात्रा को किसके द्वारा, तो बच्चे याद रखना, बिंदु स्राव द्वारा बाहर करता है। बिंदु स्राव द्वारा ये बाहर करेगा, जिसको आप ग्यूटेशन कहते हैं। ये भी मैंने कई बार पढ़ाया, ग्यूटेशन कहते हैं। ग्यूटेशन द्वारा ये क्या करेगा, तो जल जो है इसके किनारे से आपको टपक टपक के नीचे गिरेगा। ध्यान में रखना है, ग्यूटेशन के मेथड द्वारा जल बाहर निकलता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनू कुमार जी, क्या हम करा रहे हैं तो कोई दिक्कत है? सोनू कुमार जी, हम जो करा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या यार? वो टीचर करेंगे नहीं, तो हम थोड़े उसका जवाब दिए हैं। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है, ध्यान दीजिए बच्चे। आर्थ्रोपोडा में रुधिर जो होता है, याद रखना है कि इसमें जो रुधिर होता है वो होता है हेमो, है ना, याद रखना है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ कहा जाता है बच्चे, हेमोलिम्फ कहा जाता है, हेमोलिम्फ कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आर्थ्रोपोडा में जो रुधिर होता है उसको हेमोलिम्फ कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, दिक्कत नहीं है तो तब पढ़ न रे, ठीक है। रिजल्ट ले, रिजल्ट ले भाई, ये चक्कर में नहीं रहना कि कौन पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है। वो भी पढ़ा रहे हैं सर, सब सर अपनी जगह पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना भाई। आपको जहां जो मिले अच्छा वो लीजिए। रंग में मानव रुधिर जैसा होता है, देखिए वो भी मेरा छोटा भाई ही है, ठीक है। चलिए, तो आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो क्या होगा बच्चे, रंग में मानव रुधिर जैसा होता नहीं, हेमोलिम्फ या आपको क्या बोलते हैं, हेमोसाइनिन। ध्यान में रखा बच्चे, आर्थ्रोपोडा में या तो रक्त क्या होगा, हेमोसाइनिन होगा, है ना। देखिए आपको मकड़ी में और क्या, क्रिस्टेशियस में रक्त कैसा होगा, तो आपको नीले रंग का होगा। ध्यान में रखिएगा, नीले रंग का होगा, नीला रंग। और मैक्सिमम में, जैसे कीट वर्ग में, याद रखना कीट में क्या होता है, तो रक्त जो है कीट में कैसा होगा, तो हेमोलिम्फ होता बच्चे, रंगहीन होगा। यानी आपको, ठीक है, रक्त कैसा होगा, तो मनुष्य के जैसा रक्त नहीं हो सकता है, यानी हेमोलिम्फ हो गया, है ना, और बच्चे हेमोसाइनिन हो गया। मैंने कहा मकड़ी और क्रिस्टेशियस में क्या होता है, नीला रंग का रक्त होता है, एकदम ध्यान में रखना बच्चे। आर्थ्रोपोडा को में हमने 2-3 बातें बताई, कीट में आपको हेमोलिम्फ पाया जाएगा या हेमोसाइनिन पाया जाएगा, तो मकड़ी और क्रिस्टेशियस में नीला रंग का रक्त पाया जाता है ना, और कीट में जनरली रंगहीन होता है, जिसको हेमोलिम्फ कहते हैं, है ना, समझ में आ गया। और मानव के रुधिर में क्या होता है, तो आपको पता है हेमोग्लोबिन होता है, जिसका कलर लाल होता है। तो अलग हो गया, याद रखना है, अलग हो गया दोनों में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है, तो भैया रुधिर जो है मानव जैसा नहीं होगा, पहली बात जान गए। धमनियों और सिराओं में बहता है, गलत बात है बच्चे। आपको हीमोकोल बोलते हैं, हेमोकोल, याद रखना, हेमोकोल कहा जाता है। तो रुधिर जो बहता है वो हेमोकोल में बहता है। शारीरिक गुहा, शरीर गुहा बोलते हैं इसको, शरीर गुहा कहते हैं, शरीर गुहा कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे, शरीर गुहा में रक्त बहेगा। मैंने क्या कहा कि आर्थ्रोपोडा में रक्त या तो रंगहीन होगा या नीला रंग का होगा, है ना। नीला रंग का किस में होगा, तो मकड़ी और क्रिस्टेशियस में। कीट में जनरली, कीट में क्या होता है, रंगहीन होता है, जिसको हेमोलिम्फ कहा जाता है। और देखिए खुला तंत्र में बहता है, एकदम सही है, ये सही है बच्चे, है ना। आपको आर्थ्रोपोडा में रक्त क्या होगा, खुला तंत्र या ओपन सिस्टम में बहता है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ना। हमारे शरीर में धमनी और सिरा में बहता है, जबकि शरीर गुहा में बहता है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में रक्त, है ना, तो जिसको हेमोकोल कहा जाता है, हेमोकोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर क्या कहा जाता है। बच्चे आपको पता होगा कि गोल्डन आवर जनरली हार्ट अटैक के समय में होता है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक आ रहा है तो उससे पहले संकेत जरूर मिल जाता है कि हार्ट अटैक आने वाला है।
है ना, संकेत मिल जाएगा। जैसे पसीना काफी तेज आएगा, है ना, जैसे आपको और भी बहुत सारा कंडीशन होगा। और उस कंडीशन में अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा देंगे उस व्यक्ति को, ध्यान में रखिए बच्चे, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो ठीक है वह व्यक्ति क्या होगा, तो हार्ट अटैक से बच जाएगा। यानी हृदय आघात में जनरली क्या होता है, तो गोल्डन आवर टर्म का यूज किया जाता है। ध्यान में रखिए बच्चे, है ना। आपको मैंने क्या कहा कि आपके ठीक है जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो उससे पहले कुछ संकेत आपको मिल जाएगा, जैसे सांस फूलने लगा, तेज गति से पसीना आने लगा, ठीक है, या आपको देखिएगा कि चेहरा तमतमा गया, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा, तो आप समझ जाइए कि आपको ठीक है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बीपी का दवाई ववाई खाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, स्वप्रतिरक्षित रोग। ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए रोमेटेड आर्थराइटिस में क्या होता है भाई मेरे, रोमेटेड आर्थराइटिस में क्या होता है कि ठीक है आपको शरीर जो है, शरीर का जोड़ है ना, जोड़ या अस्थि है ना, अस्थि को क्या करेगा, अस्थि को शरीर खुद खाने लगता है। शरीर खुद क्या करता है, खुद खाने लगता है बच्चे, खुद खाने लगता है, धीरे धीरे उसको खाने लगेगा, उसको डाइजेस्ट करने लगेगा, खुद खाने लगता है ना, खाने लगता है, जिससे क्या होगा, सूजन आना शुरू हो जाएगा, है ना, सूजन आना शुरू हो जाएगा। यानी ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा डिजीज हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज होगा। आपका शरीर आप ही को मारने लगा तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अनुवांशिक रोग, ध्यान में रखना बच्चे, अनुवांशिक रोग क्या है, क्षय रोग है नहीं। अनुवांशिक रोग होता है जैसे ठीक है हेमोफीलिया, जैसे आपको क्या होता है भाई मेरे, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है, तो अनुवांशिक रोग है। जैसे टर्नर सिंड्रोम, जैसे है क्या आपको क्या, तो बहुत तरह का सिंड्रोम होता है, सब अनुवांशिक रोग है ना। याद रखना, क्षय रोग जो है ना, ये किसकी वजह से, तो जीवाणु के कारण होता है। और ये जीवाणु कौन है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, ध्यान में रखना है। पामा रोग, याद रखना बच्चे, इसको बोलते हैं स्केबीज, है ना, याद रखना ये क्या है, स्केबीज है, स्केबीज होता है, त्वचा रोग है। ध्यान में रखना ये कौन सा रोग है, तो पामा रोग जो है त्वचा रोग होता है। ये किसकी वजह से होता है, कौन सा स्केबीज के कारण होता है, तो ये ध्यान में रखना बच्चे कि सरकोप्टेन, ठीक है, स्केबीज के कारण यह रोग होता है, ठीक है। पामा रोग जो है किसकी वजह से, तो सरकोप्टेन स्केबीज के कारण होता है, स्केबीज के कारण यह रोग होता है, एकदम ध्यान में रखेगा, है ना। आपको पामा रोग होता है। चिंचड़े किसको कहते हैं, तो चिंचड़े जनरली आपको होता है, किलनी बोलते हैं इसको, किलनी है ना, किलनी या टिक्स बोलते हैं, यानी ढील बोलते हैं। अगर और हिंदी की बात करें तो टिक्स बोलते हैं। तो यहां देखिए ये अनुवांशिक रोग क्षय रोग संबंधित नहीं है ना। पामा रोग ठीक है आपको मैंने कहा कि ये त्वचा रोग है और स्केबीज के कारण होता है बच्चे, तो सरकोप्टेन स्केबीज के कारण होगा, तो ये त्वचा रोग है, ये चिंचड़ी के कारण नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दो सुमेलित नहीं है, इसीलिए आंसर मारिएगा डी नंबर बच्चे, है ना, डी नंबर आंसर मारिएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, सही बात है भाई। ये देखिए बड़ा अच्छा बात बता रहे हैं, जरा ध्यान देना है भाई। आपको पता है कि WBC बढ़ गया तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ब्लड कैंसर होता है, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। आपको WBC की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, ब्लड कैंसर कहते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, बड़ा खतरनाक होता है, बच के रहना चाहिए। WBC की संख्या कम हो गई तो इसका मतलब हो गया लाइकोपेनिया, बोलते हैं इसको, लाइकोपेनिया कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये दोनों याद रखना है। फिर देखिए आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो इसको बोलते हैं पॉलीसीथेमिया, याद रखिएगा, पॉलीसीथेमिया कहा जाता है, पॉलीसीथेमिया कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, पॉलीसीथेमिया कहते हैं। और आरबीसी की संख्या अगर क्या हो गई, घट गई, तो इसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है भाई मेरे, ये पॉलीसीथेमिया लिखे हैं, है ना, एनीमिया कहते हैं। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या घट गई, ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स की संख्या भी घट जाती है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। प्लेटलेट्स की संख्या तीव्र गति से घट गया तो बच्चे रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, थक्का नहीं जमेगा, या आपको कहिए डेंगू हो जाता है बच्चे, डेंगू रोग हो जाता है, इसमें भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो यहां देखिए क्या होगा, तो WBC की संख्या में, है ना, आपको तीव्र गति से वृद्धि हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, कैंसर क्या होता है। कैंसर जो है याद रखिएगा कि यह आपको कोशिका का अनियंत्रित विभाजन है। कोशिका का अनियंत्रित विभाजन को हम क्या बोलते हैं,
नियंत्रित विभाजन को क्या कहते हैं? तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हैं? तो भाई मेरे इसे ही आप कहते हैं कैंसर। और कैंसर किसकी वजह से? तो ओन्कोजीन के कारण होता है, ओन्कोजीन के कारण कैंसर होता है ना। ये बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, खूब अच्छे से पढ़िए, मजेदार तरीके से पढ़िए, तब मजा आएगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जब तक नोट डाउन नहीं करिएगा क्वेश्चन का, तब तक मजा नहीं आएगा भाई मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।